सिरोटा एक सिंपल सा लड़का था जिसकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं था। हर दिन उसकी जिंदगी एक बोरिंग सी रूटीन जैसी लगती थी, जहां उसके पास ना कोई दोस्त था ना कोई मोटिवेशन। उसके सपनों में बस कुछ अजीब सी और बेकार सी कहानियां चलती रहती थी जिनमें वो हमेशा अकेला होता था। पर एक दिन उसकी जिंदगी एकदम से बदल गई जब उसने गलती से स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल और पॉपुलर लड़की टाकामाइन को कपड़े बदलते हुए देख लिया। उस पल ने सब कुछ उल्टा कर दिया, क्योंकि उस मोमेंट के बाद सिरोटा उस लड़की के टाइम रिवाइंड पावर से इम्यून हो गया था। मतलब अब चाहे वो कितनी बार भी टाइम को रिवर्स करे, सिरोटा को सब कुछ याद रहेगा। और इसी वजह से उसे टाकामाइन का पर्सनल स्लेव बनना पड़ गया, जहाँ उसे उसके हर कमांड को फॉलो करने पड़ते हैं। उसी दिन सुबह सिरोटा अपनी यूजुअल बोरिंग लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। उसके माइंड में बस एक ही बात चल रही थी कि उसकी जिंदगी और टाकामाइन की जिंदगी में कितना बड़ा डिफरेंस है। टाकामाइन स्कूल की सबसे परफेक्ट लड़की थी, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, सब उसके लिए बहुत ही एक ड्रीम गर्ल जैसा समझते थे। और सिरोटा एक एवरेज लड़का जो कि हमेशा बैकग्राउंड में छुप जाता था ताकि कोई उस पर ध्यान ना दे सके। लंच के टाइम पर वो अपना डब्बा लेकर स्टोर रूम में चला गया, जहाँ पर वो हमेशा चुपके से खाना खाता था। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। टाकामाइन बिना नोटिस दिए उस रूम में गई और अपने कपड़े बदलने लगी। सिरोटा बहुत ही शौक में था। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की पर क्यूरियोसिटी ने उसे रोक लिया। उसने एक बार देखा और उसके सामने स्कूल का सबसे बड़ा ट्रेजर था। उस पल ने उसके दिमाग में एक ऐसा इफेक्ट छोड़ दिया जैसे कि टाइम रुक सा गया हो। पर उसके मन में एक और सवाल उठ गया, टाकामाइन जैसी परफेक्ट लड़की थी, चुप कर कपड़े क्यों बदल रही थी? क्या वो कुछ छुपा रही है? थोड़ी देर के बाद एग्जाम रिजल्ट आए। सिरोटा जिससे हमेशा लो मार्क्स मिलते थे, उस दिन उसे 52 मार्क्स मिले थे। उसके लिए एक बहुत ही मिरेकल जैसा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि टाकामाइन जिसे हमेशा 100 मार्क्स मिलता था, उस दिन सिर्फ 98 स्कोर ही मिलते हैं। पूरा क्लास बहुत ही सरप्राइज में हो गया होता है। सब उसके बारे में विस्पर करने लगते हैं। टाकामाइन खुद भी थोड़ी सी पैनिक में लग रही थी और टीचर से बार बार पूछ रही होती है कि रिजल्ट दोबारा से चेक हुआ या फिर नहीं। टीचर ने कंफर्म किया सब सही है। पर सिरोटा ने देखा कि टाकामाइन का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया है। तभी अपनी जगह से उठती है और सबके सामने अपना पीच प्रोटेक्टर निकाल देती है। पूरा क्लास बहुत ही शौक में था और सिरोटा तो बिल्कुल फ्रीज सा हो गया था। लेकिन अगले सेकंड सब कुछ बदल गया। वो अपने डेस्क पर उठकर बैठ गया जैसे एक सपना था। सब कुछ फिर से वैसे ही हो रहा था जैसे पहले हुआ था, बस इस बार टाकामाइन का रिजल्ट 100 था। सिरोटा बहुत ही कंफ्यूज हो गया। उसे क्लियरली याद था कि पहले वो 98 थी। अब उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या ये सब उसकी इमेजिनेशन में हुआ था? क्या टाकामाइन के पास कोई स्पेशल पावर थी? क्या उसने टाइम को रिवर्स कर दिया है? वो पूरा दिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसका दिल कह रहा था कि उसे कुछ तो अजीब हो रहा है। और फाइनली हिम्मत करके वो टाकामाइन के पास गया, स्टूडेंट काउंसिल रूम में। थोड़ा नर्वस होकर उसने कहा, ओ तुम्हारा मैथ का रिजल्ट तो 98 नहीं था क्या? टाकामाइन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उस मोमेंट में सिरोटा को समझ में आ गया कि उसकी लाइफ अब नॉर्मल नहीं रहने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला था। एक ऐसी कहानी जिसमें टाइम, इमोशन और सीक्रेट सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। टाकामाइन की आंखें एकदम से तेज हो जाती हैं जब वो सिरोटा से पूछती है, क्या तुमने ये बात किसी और को बताई है? सिरोटा उसके डरावने लुक से कांपने लग जाता है और तुरंत कहता है, नहीं, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। टाकामाइन थोड़ी सी शांत होती है और उसकी एक्सप्रेशन से लगता है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। फिर वो गुस्सा करती है कि सिरोटा ने उसे देख लिया था। सिरोटा सोचता है शायद से वो एग्जाम के स्कोर के बारे में बात कर रही है, लेकिन तभी टाकामाइन उसे कॉर्नर में दबा देती है और कहती है, तुमने मुझे स्टोर रूम में देख लिया था, है ना? ये सुनकर सिरोटा एकदम से फ्रीज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि टाकामाइन को ये सब कैसे पता चला। पर गुस्सा करने की बजाय टाकामाइन एक अजीब से स्माइल देती है और कहती है, जो हो गया सो हो गया। फिर उसके साथ एक डील करने की बात करती है। टाकामाइन सिरोटा को बैठने के लिए कहती है और उसके लिए पानी का गिलास लेकर आती है। सिरोटा अपनी जान बचाने के डर से कांप रहा होता है। उसे लगता है कि टाकामाइन उसके पानी में जहर मिलाएगी। उसके हाथ इतने कांप रहे होते हैं कि पानी गिर जाता है और थोड़ा सा टाकामाइन पर छिड़क जाता है, लेकिन वो एकदम से फास्ट रिएक्शन से बच जाती है। सिरोटा तुरंत गिरे हुए पानी को साफ करने लगता है, डर के मारे कहीं गलती ना हो जाए। पर टाकामाइन कहती है, ये तो एक अच्छा एग्जाम्पल था। तभी अपनी टाई खोलती है और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है और अचानक से टाइम रीसेट हो जाता है। दोनों फिर से वही मोमेंट पर आ जाते हैं। इस बार सिरोटा महसूस करता है कि टाकामाइन के कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं और उनके नीचे सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा होता है। टाकामाइन टेबल पर बैठ जाती है और सिरोटा से कहती है, गिराए हुए पानी के लिए अब मुझे साफ करो। सिरोटा हाथ कांपते हुए उसकी बात को मान लेता है। फिर टाकामाइन उससे पूछती है, क्या तुम्हें मेरे अपीयरेंस में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सिरोटा इतना नर्वस होता है कि कुछ भी नहीं समझ पाता। तब टाकामाइन इरिटेट हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर अपनी बॉडी के पास ले जाती है और तभी एकदम से उसको किक मार देती है और कहती है, तुम्हें ऑब्जर्वेशन का जीरो सेंस है। वो प्राउडली कहती है, तुम मेरे परफेक्ट बॉडी के लिए बहुत ही वीक हो। फिर अपना मिसिंग अंडरगारमेंट्स और गीले कपड़े दिखाती है और कहती है, अब समझे, इस बार चीजें अलग हैं। तब
टाकामाइन फाइनली अपना सीक्रेट बताती है। उसके पास एक पावर है जिसका नाम है इंटरनल वर्जिन रोड। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो हर बार टाइम को लूप कर सकती है जब भी वो अपने इनरवियर उतारती है। लेकिन अगर कोई उसका स्किन देख लेता है तो वो इंसान उस लूप के पहले वाले सब कुछ याद रखता है। इसलिए सिरोटा को सब कुछ याद है और ये सब एक्सप्लेनेशन उसके छोटे दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। टाकामाइन अपने परफेक्ट ग्रेड्स और परफेक्ट बॉडी के बारे में बूस्ट करती रहती है, जबकि सिरोटा का ध्यान सिर्फ इस बात पर अटका रहता है कि वो आधे कपड़ों में उसके सामने बैठी है। टाकामाइन अब भी सिरोटा को चिढ़ाने से बाज नहीं आती और उसके सामने उसकी सक्सेस का पूरा लेक्चर देने लगती है। कहती है तुम भी समझ नहीं सकते क्योंकि तुम तो हमेशा हार जाती हो। सिरोटा के लिए तो ये लड़की अब बहुत ही पागल से लग रही होती है। फिर वो अपनी पावर की ओरिजिन के बारे में बताने लगती है। एक समर फेस्टिवल के दौरान मैंने एक रेस हारी थी पेट दर्द की वजह से, और उस टाइम मैंने एम्बैरेसमेंट में अपने कपड़े उतार दिए, तभी मेरी पावर ट्रिगर हुई थी। टाकामाइन के हिसाब से ये पावर उसके ग्लोरियस नाम के लिए एक गिफ्ट थी, पर सिरोटा के दिमाग में बस यही चल रहा था कि इस लड़की को सच में डॉक्टर की जरूरत है। अपनी स्टोरी को खत्म करने के बाद टाकामाइन फाइनली बताती है कि वो उसे ये सब कुछ क्यों कह रही थी। वो कहती है मुझे अब एक स्लेव चाहिए क्योंकि जब भी वो अपनी पावर यूज करती है उसके अंडरगारमेंट्स गायब हो जाते हैं, इसलिए उसे कोई चाहिए जो कि बार बार उसके लिए नए लेकर आए। और क्योंकि सिरोटा उसका सीक्रेट जानता है वो कहती है तुम इस जॉब के लिए बहुत ही परफेक्ट हो क्योंकि तुम स्कूल के लिए सबसे बड़े लूजर हो, कोई शक भी नहीं करेगा तुम पर। सिरोटा इतना इरिटेट हो जाता है कि सीधा रूम से निकल जाता है, पर टाकामाइन उसका रास्ता रोक लेती है और पूछती है तुम्हें ये जॉब क्यों नहीं चाहिए। सिरोटा सीधा जवाब देता है तुम्हारी पावर ही सस लगती है और जिस तरीके से तुम कह रही हो वो भी गलत है। टाकामाइन हार मानने वाली नहीं थी और उसका हाथ पकड़ती है और खींच लेती है। दोनों गिर जाते हैं और सिरोटा उसके ऊपर आ जाता है। टाकामाइन उसके हाथ को पकड़कर अपनी बॉडी के पास ले जाती है और सेडक्टिव लुक देती है, पर अचानक जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख को सुनकर सब लोग कौंसल रूम की तरफ दौड़ते हैं। उन दोनों को ऐसे पोजीशन में देखकर सबको गलत समझ में आ जाता है और तुरंत पुलिस को बुला लिया जाता है। टाकामाइन फेक आंसुओं के साथ कह देती है कि सिरोटा ने मुझे हैरेस किया। सब उस पर विश्वास कर लेते हैं और सिरोटा तो लिटरली बर्बाद होने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब टाकामाइन का ट्रैप था ताकि वो मजबूर हो जाए उसका स्लेव बनने के लिए। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही टाकामाइन टाइम को रिवर्स कर देती है। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है और टाकामाइन एक स्मग रिंग के साथ कहती है तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए, मैंने तुम्हें क्रीप बनने से बचा लिया। और बदले में वो डिमांड करती है अब मेरी हेल्प करो, मुझे अपना अंडरगारमेंट्स पहनना है। दुनिया में कोई भी बंदा होता तो खुशी से पागल हो जाता, पर सिरोटा आंखें बंद करके उसकी हेल्प करता है। टाकामाइन उसका मजाक उड़ाती है क्या तुम इतने पैथेटिक हो, आंखें बंद कर ली, गे हो क्या। सिरोटा तुरंत झुक कर माफी मांगता है और कहता है ये सब गलती से हुआ, मैं कसम खाता हूँ। टाकामाइन उसको कुछ देर तक देखती है और फिर कहती है सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर वो पुराना अच्छा इंसान अब भी है। उस रात सिरोटा को टाकामाइन के सपने आते हैं, कब वो उसके सामने वनरेबल होती है, कब वो उसको अपने ट्रैप में फंसा लेती है और कब पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ जाती है। और शौक में उठ जाता है, सांस तेज चल रही होती है पर उसके दिमाग में अब भी वो पूरी इंसिडेंट घूम रही होती है। उसी टाइम उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है और स्क्रीन पर टाकामाइन का मैसेज होता है जिसमें उसकी फोटो होती है और एक वार्निंग भी लिखी होती है, याद रख आज तेरा पहला दिन था मेरा स्लेव के रूप में। स्कूल जाते हुए सिराटो सोच रहा होता है कि आज वो उसकी क्या करवाएंगी, तभी उसके पीछे से आती है खुद ओ गोडेस टाकामाइन। स्कूल के स्टूडेंट्स देखते ही आसपास इकट्ठा हो जाते हैं जैसे कोई देवी सामने आ गई हो। लेकिन सीरो के मन में एक बात चल रही होती है, इतनी परफेक्ट और सुंदर लड़की शायद से अंदर से एक डेविल भी हो सकती है। वहाँ खड़े लड़के उसे देखकर बहुत ही जल रहे होते हैं, पर टाकामाइन को फर्क नहीं पड़ता। वो सीरो के पास जाकर उसके कान के पास हल्की सी आवाज में कहती है कौंसल रूम में तुरंत मिलो। रूम के अंदर आते ही सीरो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि वो एक साइकोटिक होटी के सामने खड़ा होता है। टाकामाइन उसे चिढ़ाते हुए कहती है इतना नर्वस मत हो, हम मास्टर और स्लेव नहीं है। फिर से द पॉइंट में आकर वो एक बैग उसके हाथ में देती है जो उसके पीछे प्रोटेक्टर से भरा होता है। वो कामली कहती है तेरा काम सिंपल है, इस बैग को कैरी करना और जब भी मुझे जरूरत हो तुरंत मुझे मेरी चीजें देना। सीरो बहुत ही शौक में आ जाता है और मना करता है ये बहुत ही रिस्की है, पर टाकामाइन हंसती है और याद दिलाती है कि मेरी पावर के सामने कोई भी पेशेंस नहीं है और तूने मना किया तो मैं टाइम रिवाइड करके तुझे वापस से उस मोमेंट में ले जाऊंगी जब तुझे एक क्रीप समझ रहे थे। ये सोचकर ही सीरो के पैर थर थर कांपने लग जाते हैं और वो मजबूरन में हाँ कह देता है। टाकामाइन के चेहरे पर एक स्मिक आ जाता है और वो अपनी शर्ट के बटन्स खोलते हुए कहती है गुड डॉगी बनेगा तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। सीरो के सांस रुक जाते हैं जब टाकामाइन अपना पैर उसके पैर के नीचे स्लाइड करती है और उसे पीछे गिरा देती है और उसके ऊपर झुकती है, टीज करते हुए प्रिटेंड करती है जैसे वो अपना पीच कवर उतारने वाली हो। सीरो आंखें बंद करके कहता है बस करो प्लीज।
टाकामाइन मुस्कुराती है, उसे देखकर मजा लेती है, फिर पीछे हट जाती है। वो कहती है अगर तू बिना धमकी के मेरी बात को मान ले और भी बेहतर होगा। और हाँ, मेरे अंदर अब भी थोड़ा सा शर्म बचा हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे अंडरगारमेंट्स देखे, पर मुझे तुझ पर ट्रस्ट है, इसलिए तू एक्सेप्शन है। उसके इतने सॉफ्ट बोलने से सीरो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। उसके अंदर एक अलग सी डिजायर लगती है, पर वो तुरंत अपना ध्यान हटाकर पूछते हैं क्या तुम्हें मेरे अंदर सच में कोई फीलिंग नहीं आती। टाकामाइन सीधा कह देती है मुझे सिर्फ तुझे मैनिपुलेट करना आता है ताकि तू पूरी तरीके से मेरी बात माने। उसका ये स्ट्रेट जवाब सीरो के दिल को चुभ जाता है। वो क्लास जाने के लिए मुड़ता है, पर टाकामाइन फिर से चिढ़ाते हुए कहती है और हाँ, ये अंडरवियर तेरे पर्सनल कलेक्शन के लिए नहीं है। बाद में क्लास में सीरो सोचता रहता है कि टाकामाइन अपनी अजीब पावर का यूज किस की सिचुएशन में करती होगी। तभी टीचर उससे कहती है टाकामाइन एक पोएम रीड करो। वो खड़ी होती है, पूरी ग्रेस के साथ पोएम को पढ़ती है, हर वर्ड में मीनिंग भरकर। जैसे ही वो फिनिश करती है, टीचर उसे प्राइज करता है। सीरो उसे देखकर सोचता है वो कितनी अमेजिंग है, शायद से अपनी एबिलिटी का यूज कुछ ज्यादा ही नहीं करती होगी। पर तभी एक हवा का झोंका क्लासरूम में आता है और टीचर कहता है कोई जाकर विंडो को बंद करो। अचानक टाकामाइन खड़ी होती है और कहती है मुझे दोबारा करना है। ये सुनकर सीरो बहुत ही शॉक हो जाता है। सबके सामने वो अपना फिश स्मेल रिपेलेंट निकाल देती है, जिससे उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। टाइम वापस से मुड़ जाता है, सब कुछ रिवाइंड हो जाता है उस मोमेंट तक जब वो पोएम पढ़ने वाली थी। जब टीचर फिर से उसका नाम लेता है, टाकामाइन एक बार फिर से पोएम पढ़ती है, इस बार हवा के झोंके के साथ अपनी आवाज को परफेक्ट टाइमिंग में निकालते हुए। उसकी रीडिंग में एक अलग सी फील होती है, जैसे सब कुछ किसी पुराने युग में पहुंच गए हो, जहाँ सब कुछ सिंपल और प्योर था। हवा के साथ मिलकर उसकी वॉइस एक सीन जैसी लगती है किसी हिस्टोरिकल कहानी का। पोएम खत्म होते ही पूरी क्लास खड़ी हो जाती है और तालियां बजाने लगती है। टाकामाइन सीधा सीरो की तरफ देखती है विक्ट्री वाली स्माइल के साथ। सीरो के दिमाग में ये बात क्लियर हो जाती है, अगर ये लड़की अपनी पावर छोटी छोटी बातों में यूज भी करती है तो मुझे उसके अंडरगारमेंट्स बार बार पहनाने पड़ेंगे। तभी टाकामाइन उसकी तरफ एक पेपर बॉल फेंक कर कहती है जल्दी करो। सीरो समझ जाता है कि अब उसका काम शुरू हो गया है। वो इधर उधर देखकर डिसाइड करता है कि अभी क्लास में ये काम करना इम्पॉसिबल है, तो ब्रेक में करेगा। पर टाकामाइन तो हमेशा से एक स्टेप अलग होती है। वो अपना इरेजर उसके पास फ्लोर पर गिरा देती है एक साइलेंट सिग्नल के साथ, अभी मौका है करो। सीरो हेजिटेट करता है, पर उसे याद आता है कि अगर उसने मना किया तो टाइम को रिवाइंड करके उसे जेल में भेज दिया जाएगा। मजबूरन वो अपनी पॉकेट में छुपाए हुए उसके अंडरगारमेंट्स के साथ एक्शन में आता है और नीचे झुककर इरेजर को उठाता है, और जब कोई नहीं देख रहा होता है तो एक स्मूथ मूव में टाकामाइन के स्लिम लेग पर वो उन्हें पहना देता है और सीधा अपनी सीट पर लौट जाता है। जब सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, वो अंदर ही अंदर खुशी मनाता है कि काम सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जब वो फिर से टाकामाइन की तरफ देखता है तो उसका चेहरा फ्रीज हो जाता है। उसने सही से नहीं पहना था और अब स्लिप होने वाले थे। टाकामाइन आंखों से सिग्नल करती है ठीक करो, लेकिन खुद एडजस्ट करने से मना कर देती है। तभी टीचर स्टूडेंट्स के नाम लेने लगते हैं बुक्स बांटने के लिए, और सीरो के दिमाग में एक डरावनी सोच आती है, अगर टाकामाइन फ्रंट में आ गई और उसके अंडरगारमेंट्स गिर गए तो वो ब्लेम उस पर डाल देगी और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। फिर उसे याद आता है वो बात जो कि टाकामाइन ने कभी कही थी, अगर कोई और मेरे अंडरगारमेंट्स देख ले तो मुझे शर्म आएगी, पर अगर तू देख ले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद आते ही सीरो एक डिसीजन लेता है। जब टीचर टाकामाइन का नाम लेते हैं तो वो खुद फ्रंट में चला जाता है। टीचर पूछता है तू यहाँ पर क्यों आया? सीरो झूठ बोलता है, सर मैंने गलती सुना। टीचर कहता है तो चलो टाकामाइन को उसकी बुक दे दो। टाकामाइन उसे थैंक यू कहती है और सीरो के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, मुझे आखिर इसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है? जैसे ही वो मुड़ता है, टाकामाइन अपने पैर से उसका पैर ट्रैप कर देती है और वो धीरे से कहती है अब सही से ठीक करो, अब कोई रास्ता नहीं बचाता। सीरो अपने पैर से ध्यान से उन्हें ऊपर की तरफ पुश करता है। उसके सॉफ्ट थिंग के टच से उसका सांस तेज हो जाता है। तभी टीचर उसका नाम लेता है और घबराहट में वो थोड़ा सा फोर्स लगा देता है, जिससे उसका टच उसके सेंसिटिव स्पॉट तक पहुंच जाता है। टाकामाइन की लिप से हल्की सी प्लीस्ट की आवाज निकलती है। जब सीरो थोड़ा सा घबरा कर पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तो टाकामाइन एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाद में स्टूडेंट काउंसिल रूम में सीरो उसे देखता है और कहता है तुम सच में बहुत ही अनबिलीवेबल हो। टाकामाइन बस हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी, देखना चाहती थी कि तुम क्या कर सकते हो। सीरो पूछता है अगर मैंने तुम्हें बुक नहीं दी होती तो? टाकामाइन बिना सोचे समझे कह देती है मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर वो थोड़ा सा शैतानी आवाज में पूछती है वैसे तुमने मुझे एम्बैरेसमेंट में बचाया क्यों? सीरो खुद नहीं जानता था, वो चुप रहता है। टाकामाइन उसे टीज करती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम चाहते हो कि मेरे पीच प्रोटेक्टर सिर्फ तुम ही देखो? सीरो तुरंत मना करता है, लेकिन टाकामाइन उसके चेहरे से समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो सॉफ्टली कहती है तुम्हारा मेरे लिए ऐसे ऑब्सेस्ड होना मुझे बहुत ही खुशी देता है। सीरो डरे हुए टोन में पूछता है अरे वो हैप्पी नोइसी
थी तुमने पहले निकाली थी वो क्या था? टाकामाइन तुरंत उसकी बात को काट कर कहती है, इस टॉपिक को फिर कभी छेड़ना। थोड़ी देर बाद क्लास के बाद टीचर टाकामाइन से कहता है, प्लीज ये पेपर एग्जाम लैब में वापस रखाना। वो मुस्कुराते हुए एग्री करती है और तुरंत पूरी क्लास की लड़की उसके आसपास आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। टाकामाइन उसको पोलाइटली मना करती है पर अंदर से बहुत ही इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसका डोंकी हेडेड स्लेव सीरो अब समझ नहीं पाया था कि उसे क्या करना चाहिए। वो मजबूरन टाइम को रिवाइंड करती है लेकिन दूसरी बार भी सीरो को समझ नहीं आता। आखिर में टाकामाइन एक टेरिफाइंग ग्लेयर देती है, तब जाकर सीरो के दिमाग में लाइट जलती है और वो तुरंत वॉलंटियर कर देता है। हॉलवे में टाकामाइन गुस्से में कहती है, मुझे अपनी पावर यूज करनी पड़ती है सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए, तुम्हारा काम क्या है? सीरो सर झुकाकर माफी मांगता है और क्वाइटली उसकी अंडरगारमेंट्स वापस पहना देता है। अब वो दोनों लैब की तरफ बढ़ते हैं लेकिन रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स उन्हें रोक देते हैं जो कि टाकामाइन की हेल्प करना चाहते हैं। सीरो ये सब देखकर सोचता है, सच में ये लड़की स्कूल की गॉडेस है। अगर मेरे पास भी थोड़ा सा उसका प्रिविलेज होता तो लाइफ कितनी इजी हो जाती। सरप्राइजिंगली टाकामाइन अपने फैन से बड़े प्यार से बात करती है, उनके लाइफ के छोटे छोटे डिटेल्स भी याद रखती है। लेटर सीरो यूजुअली कहता है, तुम इतने सारे लड़कों से इतनी आसानी से बात कैसे कर लेती हो, ये तो बहुत ही कमाल का टैलेंट है। टाकामाइन तुरंत चीख कर कहती है, मुझे फैन हब्स एक्टर से कंपेयर मत करो जो कि सबके लिए फ्री हो। पर फिर थोड़ा प्राउड टोन में बोलती है, पर हाँ अगर मैं होती तो नंबर 1 होती। सीरो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है फिर क्विकली करेक्ट करता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे बस ये पसंद नहीं है कि तुम उन लोगों से भी इतनी आसानी से बात करो जिनको तुम जानती भी नहीं हो। टाकामाइन कॉन्फिडेंट टोन में कहती है, ये तो मेरे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने का पार्ट है। सीरो इम्प्रेस होकर पूछता है, तुम्हें सबके नाम कैसे याद रहते हैं? टाकामाइन कैजुअली जवाब देती है, प्रेसिडेंट बनने के लिए दिन में मैंने सबके नाम याद रख लिए थे। इसके बाद हमें टाकामाइन के बारे में बताया जाता है, एक ऐसी लड़की जिसे स्कूल के हर इंसान जानता है और क्योंकि सब उसे जानते हैं उसको भी उन्हें जानना पड़ता है वरना वो हार जाएगी। सीरो को यकीन नहीं होता कि कोई इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना कॉम्पिटिटिव कैसे हो सकता है, लेकिन वो उसकी हिम्मत और डेडिकेशन को देखकर उसका रिस्पेक्ट करता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, आखिर टाकामाइन को इतना पोस्ट करने की वजह क्या है? तभी टाकामाइन मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे हर स्टूडेंट के प्रोफाइल के बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारा भी। वो हंसकर बताना शुरू करती है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा फेवरेट कैटेगरी क्या है और तुम्हारा ओ इम्प्रेसिव रिकॉर्ड भी। ये सुनकर सीरो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, उसके चेहरे पर शर्म और कंफ्यूजन दोनों दिखते हैं। वो तुरंत बोल पड़ता है, क्या तुम्हें सबके बारे में इतना सब कुछ पता है? ये सुनकर टाकामाइन एकदम से चुप हो जाती है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस हो जाता है। वो गुस्से भरे नजर से कहती है, तुम ये कहना क्या चाहते हो कि मैं स्टैगर हूँ? फिर एक ठंडे से स्माइल के साथ कहती है, और एक और बात, तुम थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड और थोड़े से डिजेनरेटेड हो। ये सुनकर सीरो एकदम से फ्रीज हो जाता है। टाकामाइन उसके करीब आकर पूछती है, क्या मैं गलत कह रही हूँ? सीरो घबराकर अपना चेहरा मोड़ लेता है और कहता है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा और वैसे भी तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हें अजीब नजरों से देखे। उसकी बात टाकामाइन को चुप जाती है और वो गुस्से में उसके पैर पर जम करके उसे नीचे गिरा देती है। फिर उसके ऊपर खड़ी होकर कहती है, अगर मुझे तुम्हारी वो नजर पसंद हो तो फिर क्या करोगे? सीरो का दिमाग घूम जाता है। सामने स्कूल की गॉडेस उसके ऊपर झुकी होती है और अपनी शर्ट के बटन खोल रही होती है सिर्फ उसका रिएक्शन देखने के लिए। पैनिक में सीरो चिल्लाता है, पहले हमें कपल बनना पड़ेगा तब मैं इसका जवाब दूंगा। टाकामाइन एक पल के लिए रुक जाती है और फिर जोर से हंस पड़ती है। उसने ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्टिंग छोड़कर वो उसके पास बैठ जाती है और सॉफ्टली पूछती है, तुमने कपल बनने वाली बात का क्या मतलब है? सीरो शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही बोला था। टाकामाइन फिर से हंस पड़ती है उसकी रिएक्शन का दूसरा मजा लेते हुए। फिर उठकर कहती है, मुझे तुम्हारा आंसर पसंद आया, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सीरो बस वहाँ पर बैठा रहता है पूरा कंफ्यूज्ड। वो उसे फॉलो करने के लिए उठता है पर स्टेयर से गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो होश में आता है तो अपने आप को क्लिनिक में पाता है। उसका सिर टाकामाइन के गोद में रखा होता है। शौक होकर वो पूछता है, ये क्या हुआ? टाकामाइन कामली कहती है, तुम स्टेयर से गिर गए थे और मैंने टाइम रिवर्स करके तुम्हें यहाँ ले आया। सीरो उसे थैंक यू बोलता है पर टाकामाइन उसका सर वापिस से गोद में दबा लेती है और कहती है, ये तुम्हारा नया प्रोफाइल है। फिर वो हंसी के साथ कहती है, तुम एक वीक वर्जिन हो, मतलब सीरियस इंसान। और दोनों के बीच एक सॉफ्ट और थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट होता है पर टाकामाइन उस मोमेंट को तोड़ देती है जब वो कैजुअली बोलती है, वैसे मैं अभी अंदर कुछ भी नहीं पहनी हूँ। ये सुनते ही सीरो सीधा उठ जाता है और पूरा शॉक हो जाता है। सीन स्टार्ट होता है जब सीरो को होश आता है और उसे याद आता है कि स्कूल तो खत्म हो चुका है। वो एकदम से पैनिक हो जाता है क्योंकि उसका रिमेडियल जिम एग्जाम मिस हो गया था और अब उसे मैराथन लैप्स दोबारा करने पड़ेंगे। और थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है, इस बार मुझे कम से कम एक बार तो जीत कर दिखाना ही होगा। उसका डिटर्मिनेशन देखकर टाकामाइन बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। टाकामाइन डिसाइड करती है कि वो खुद उसका रिमेडियल देखने जाएगी और ओब्वियसली उसके लिए कुछ भी इजी नहीं होने वाला था। रेस के बीच में सीरो का स्टेमिना डाउन हो जाता है और वो सबसे पीछे रह जाता है। टाकामाइन उसकी रेस को रोक देती है और उसका रनिंग फॉर्म सुधारती है, पर उसके पास आने से सीरो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि टाकामाइन का स्विफ्ट स्योक्ड शर्ट एक
एकदम से सी टफ हो गया था। सीरो का दिमाग एकदम से बहुत ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है। टाकामाइन उससे कहती है 30 मिनट के अंदर रेस को कंप्लीट करनी होगी। सीरो पूरी कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। दूसरे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि टाकामाइन ने पोस्टर सुधारा है और फिर भी वो हार गया। पर टाकामाइन कहती है हम तब तक ट्राई करेंगे जब तक कि तुम जीत नहीं जाते। ये कहकर वो अपना टाइम रिवाइंड कर देती है और रेस फिर से स्टार्ट हो जाती है। इस बार सीरो मुश्किल से पेस बनाए रखता है लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है उसे टाकामाइन से माफी मांगनी पड़ेगी। तभी टाकामाइन साइकिल पे उसके पीछे आ जाती है और जाने अनजाने सबके सामने थोड़ा सा शो ऑफ कर देती है। ये देखकर सीरो का दिल तेज धड़कने लगता है और वो सोचता है किसी और की नजर उस पर ना पड़ जाए और बस वो फुल स्पीड में भाग पड़ता है। सबके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ वो फर्स्ट पोजीशन में रेस को कंप्लीट कर देता है। टाकामाइन मुस्कुरा कर कहती है तुम्हारा एक लास्ट काम बाकी है। फिर वो उसे ट्री के पीछे बुलाती है जहाँ पर सीरो उसका पीच कवर वापिस से पहना देता है। टाकामाइन थोड़ा सा टीज करते हुए पूछती है कैसा लग रहा है 30 मिनट के अंदर जीत कर। थका हुआ सीरो आकर कहता है मुझे तो पता भी नहीं चला कब मैंने कर लिया ये। और फिर वो सॉफ्टली बोलता है मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं कुछ जीत सकता हूँ, स्पेशली अपने ग्रेड्स के साथ, और ये छोटी सी विक्ट्री उसके लिए सब कुछ थी। टाकामाइन उसकी जीनियस खुशी को देखकर थोड़ा सा असूम करती है। फिर कहती है ठीक है मैं घर जा रही हूँ। रात के टाइम पर सीरो को याद आता है टाकामाइन का बैग अब भी उसके पास है जिसमें उसका अंडरवियर था। वो सोचता है कल मैं वापस दे दूंगा, लेकिन बैग हाथ में आते ही उसकी इमेजिनेशन इधर उधर दौड़ने लगती है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है टाकामाइन का कॉल। वो कहती है मुझे मेरा बैग भी चाहिए, मैं नाइट रन पे जा रही हूँ। सीरो सोचता है कि ये भी कोई उसका टेस्ट होगा, पर तब टाकामाइन उसे एक फोटो भेजती है बिना कुछ पहने हुए और लिखती है अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मैं बिना इनके ही बाहर निकल जाऊंगी। ये देखते ही सीरो बहुत ही पैनिक में आ जाता है और सीधा भाग पड़ता है उससे मिलने के लिए। थोड़ी देर के बाद टाकामाइन एक और फोटो भेजती है पार्क से, जहाँ बैकग्राउंड में एक और रैंडम लड़का उसकी तरफ देख रहा होता है। सीरो का दिमाग घूम जाता है, उसके दिमाग में वर्स्ट केसेस सीन्स चलने लगते हैं, कहीं कोई उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। पर असली में टाकामाइन ये सब सिर्फ एक प्रैंक के तौर पर प्लान किया होता है। वो बस एक फेक अपॉलजी बोलकर घर जाने वाली थी, लेकिन जब सीरो सच में आ जाता है तो वो अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो जाती है। पर अपने सुनाडे पर्सनालिटी दिखाते हुए कहती है तुमने जल्दी से रिस्पॉन्ड करके अच्छा किया, लगता है कि तुम्हें अपनी स्लेव वाली जगह बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्लासरूम के कॉर्नर में सीरो और टाकामाइन के बीच में थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट होता है। सीरो कहते कि बात किसी की ऑर्डर मानने की नहीं है, बल्कि अगर कुछ बुरा हो जाता तो वो टाइम को रिवाइंड भी नहीं कर पाती, क्योंकि आज वो अंडरवेयर पहने ही नहीं है। टाकामाइन उसकी बात सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है, लेकिन तुरंत अपने एक्सप्रेशन को कवर करते हुए उसका मजाक उड़ा देती है। वो कहती है तो क्या तुमने सोचा कि मैं किसी और को टच होने वाली थी? सीरो तुरंत शर्मा जाता है और कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ वॉरियर था। उसके बाद टाकामाइन का चेहरा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और पहली बार वो सीरो को बहुत ही अच्छे से थैंक यू करती है। वो कहती है तुम एक ऐसे हो जो कि मेरी चिंता करते हो, और क्योंकि तुम्हें मेरा सीक्रेट पता है तुम्हें अपने आप को स्पेशल समझना चाहिए। उसकी बात एक तरह से प्राइज भी थी और थोड़ा सा मोक भी, लेकिन सीरो के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसे लगा जैसे कोई उसे अपना जानता हो जिससे कि कोई और नहीं हो। उस पल से ही सीरो ने डिसाइड कर लिया अब वो कहीं भी अपनी नजर उससे नहीं हटाएगा। अगले दिन स्विम क्लास का होता है। जैसे ही टाकामाइन पूल में डाइव करती है सब लोग लिटरली बहुत ही शौक रह जाते हैं। वो इतनी स्पीड से स्विम करती है कि कोई उनको देख भी नहीं पाता और हरा भी नहीं पाता, जो कि स्विम टीम का एस है और मिचेल फिलिप्स के साथ ट्रेन करने के लिए अब्रॉड गया था। टाकामाइन जैसे ही पूल से बाहर निकलती है पानी उसकी बॉडी से गिर रहा होता है और सब लोग उसके फिगर को देखकर बस वहीं पर जम जाते हैं। सीरो भी एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन उसे समझ आने से पहले ही टाकामाइन कैजुअली कह देती है कि वो रेस दोबारा से करना चाहती है। फिर अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और टाइम दोबारा से रिवाइंड हो जाता है। रेस दोबारा से स्टार्ट होता है। इस बार वो बैक स्ट्रो में स्विम करती है, फेस ऊपर की तरफ, ताकि पूरी क्लास क्लियरली उसके हर मूव को देख सके। सीरो समझ नहीं पाता है कि रीटेक की क्या जरूरत थी, लेकिन वो एंगल को देखकर उसका दिमाग ही हैंग हो जाता है। रेस फिनिश होने के बाद टाकामाइन सीधा सीरो के पास आती है और कहती है तुमने मुझे पूछा नहीं कि मैंने रेस दोबारा क्यों करी। सीरो शांति से कहता है टाइम ही नहीं मिला पूछने का। टाकामाइन स्माइल करती है और कहती है मैं सिर्फ एक ऐसी इंप्रेशन बनाना चाहती हूँ जो कि सबके दिमाग में बैठ जाए, स्पेशली तुम्हारे। फिर टीचिंग टोन में पूछती है बताओ सीरो तुम्हें कौन सा परफॉर्मेंस ज्यादा पसंद है, फ्रंट वाला या फिर बैक स्ट्रोक वाला? सीरो एकदम से फ्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर वो कुछ भी बोले तो सीधा कन्फिडेंस हो जाएगा कि उसकी नजर उसकी बॉडी पर थी। उसके ब्लश करते ही टाकामाइन और टीज करने लगती है और कहती है आंसर तो तुम्हारी आंखों ने पहले ही दे दिया। तब सीरो उससे पूछते हैं बिना अंडरवेयर पहने तुमने टाइम को रिवाइंड कैसे किया? टाकामाइन एक बहुत ही अजीब स्माइल के साथ कहती है इस बार मैंने अपने आप को एक प्लास्टिक सेक्रीफाइस किया। ये सुनते ही सीरो का फेस एकदम से लाल हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज चलती है कि वो सिर्फ एक ही प्रोटेक्टर पहने हुए थी। उसके बाद टाकामाइन उसके पास लीन करती है, उसके ईयर के पास जाकर धीरे से कहती है क्लास के बाद रुकना। शाम को वो दोनों मॉल में जाते हैं, जहाँ पर टाकामाइन उसे खींचकर एक लॉन्जरी शॉप में ले जाती है और कहती है चलो नई पीच प्रोटेक्टर खरीदते हैं। मॉल
के अंदर सीरो लिटरली पसीने छोड़ रहा होता है, समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आंखों का फ्यूज कहाँ रखे। वो घबरा कर टाकामैन से पूछते हैं मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। टाकामैन एक टीजिंग स्माइल में कहती है क्योंकि अब तुम मेरे स्लेव हो और तुम्हें आना ही पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ उसको टॉर्चर करने के लिए नहीं पूछती तो बताओ कौन सा पेयर लेना चाहिए। सीरो हिचकिचाते हुए कहता है एनी ठीक लग रही है, लेकिन टाकामैन उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ती और कहती है नहीं तुम चूज करोगे। घबराहट में सीरो रैंडम से एक सेट उठा लेता है और फिर निकालता है शॉप का सबसे बड़ा बोल्ड मिया खलीफा कोटेड लॉन्जरी सेट। टाकामैन हंसी को नहीं रोक पाती और उसे सेट को अपनी बॉडी के अगेंस्ट रखकर पोंछ देती है जैसे कोई अभी वो वाइल्ड होने वाला हो। सीरो पैनिक में तुरंत उसे चेंज करके एक प्योर व्हाइट सेट पकड़ा देता है और कहता है ये तुम्हें इनोसेंट दिखाएगा। फिर तुरंत एक ब्लैक सेट उठाता है और कहता है ये तुम्हारे सीक्रेट इविल साइड के लिए परफेक्ट है। उसके बाद पिंक कहता है कि काइंडनेस के लिए, पर लास्ट में डिप्रेशन में ब्लू चूज कर लेता है। टाकामैन बहुत ही क्यूरियस होती है, पूछती है ब्लू क्यों। सीरो हल्की सी आवाज में कहता है बस ऐसे ही, कोई रीजन नहीं है। टाकामैन एक हंसी के साथ उसका हाथ पकड़कर चेंजिंग रूम में खींच लेती है। सीरो बहुत ही शौक में आ जाता है मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, पर टाकामैन कहती है क्यों नहीं, तुम ही तो हो जो ये तो मुझे पहनाने वाले हो। वो अपने स्कर्ट्स को ऊपर करती है और दिखाती है कि वो थिंग्स टाइट पहनी हुई है ताकि कुछ विजिबल ना हो। सीरो नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो फैब्रिक उसके लेग तक खींचता है एक हल्का सा फ्लोरल सेंट उसके पास से गुजरता है। वो इतना नर्वस और ओवरवेल्म फील करता है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो होश में आता है टाकामैन फिर से पूछती है तो बताओ ब्लू ही क्यों चूज किया था। सीरो बचने की कोशिश करता है, लेकिन टाकामैन उसको वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर देती है और कहती है सच बताओ। घबरा कर सीरो बोल पड़ता है क्योंकि तुम मेरे रीच से बहुत ही बाहर लगती हो, क्योंकि तुम ब्लू स्काई जैसी हो, बहुत ही हाई, और ब्लू सी जैसी डीप। ये सुनकर टाकामैन बहुत ही चुप हो जाती है, बिना कुछ बोले लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। सीरो सोचता है कि शायद से उसे वो बात पसंद नहीं आई, पर कुछ सेकंड के बाद वो थोड़ा सा ब्लश करती है और धीरे से कह देती है अगर मैंने ये पहना तो मेरी पावर इंटरनल वर्जिन रोड खत्म हो जाएगी। अगले दिन क्लास में सीरो बीमार पड़ जाता है और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो जाता है और वो बस घर जाने की सोचता है। स्कूल के बाद टाकामैन इंसिस्ट करती है कि वो उसे घर तक छोड़ेगी क्योंकि वो उसका एरिया में ही रहता है। घर पहुंचकर वो बहुत ही सरप्राइज होती है कि सीरो का रूम एक्चुअली क्लीन है, पर तुरंत उसका लैपटॉप को चेक करती है, देखती है कि सीक्रेट कलेक्शन रखी हुई है जॉनी सिंस की। सीरो बहुत ही पैनिक में लैपटॉप को बंद कर देता है। टाकामैन हंसकर कह देती है अपने स्लेव का ध्यान रखना पड़ता है वरना बेकार हो जाएगा। फिर वो पूछती है तुम प्रॉपर खाना खाते हो। सीरो कहता है नहीं, ज्यादा नहीं। टाकामैन कहती है तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुक करती हूँ। सीरो मना करता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है और टीज करती है तो क्या मैं सिर्फ अप्रून पहनूं कुकिंग के लिए और तुम्हारा स्वीट भी वाइप कर दूं। ये सुनकर सीरो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे रूम से बाहर धक्का दे देता है और कहता है मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन अगली पल टाकामैन अपने पावर से रिवाइंड करती है और एक पल में ही ब्लिंक में सीरो के टेबल पर गर्मा गर्म चावल का बोल और एक फ्रेश टॉवल पहनते हुए आती है। टाकामैन उससे कहती कि ये सब उसने उसी के किचन में बनाया है और अगर टॉवल ठंडा हो गया तो उसे दोबारा से गर्म कर देगी। सीरो खाना खाते हुए सोचता है कि ये लड़की कभी इतनी टीजिंग कर देती है कि उसे पागल ही बना दे, और कभी कभी इतनी केयरिंग हो जाती है कि समझ में नहीं आता है कि ये सब असली है या फिर नहीं। थोड़ी देर के बाद जब वो बेड पर लेटा होता है तब टाकामैन चुपके से अंदर आ जाती है और पूछती है खाना ठीक था ना। वो कहता है हाँ, लेकिन उसके पीछे से कुछ और बोले टाकामैन सीधा बेड पर आ जाती है और कहती है बॉडी वार्म जरूरी होता है कोल्ड फाइट करने के लिए। सीरो तुरंत मना करता है, पर टाकामैन टाइम को रिवाइंड करके अपने पसीनों को मिटा देती है ताकि बिल्कुल फ्रेश लगे। सीरो कहता है कि ये बात नहीं है, पर वो और नजदीक आकर मुस्कुराकर पूछती है तो फिर तुम और चाहते हो कि मैं और ज्यादा स्वीट स्मेल करूं। सीरो थक जाता है और पीठ मोड़ लेता है, लेकिन वो उसे कटल करते हुए कहती है सोच लो मैं सिर्फ एक हॉट वाटर बोतल हूँ। सीरो का दिल तेज धड़क रहा होता है क्योंकि वो स्कूल की गोडेस के साथ बेड पर होता है, लेकिन इस बार टाकामैन का टोन बहुत ही सॉफ्ट होता है। वो बहुत ही माफी मांगती है और कहती है कि शायद से उसने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। फिर उसका चेहरा अपने चेस्ट पर रख देती है और ये सिर्फ इसलिए ताकि तुम रिलैक्स कर सको और अच्छे से सो सको और कुछ गलत मत सोचना। लेकिन इस बार सीरो के दिल में कुछ भी गलत नहीं आता, बल्कि वो खुद को सेफ महसूस करता है। नरम आवाज में वो पूछता है ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुम्हारे साथ बना रहूं। ये बात सुनकर टाकामैन एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और वो कुछ बोलने वाली होती है कि सीरो सो जाता है। रास्ते में जब वो घर जा रही होती है तो बच्चों को खेलते हुए देखकर उसकी दिमाग में उसका अकेला बचपन याद आ जाता है। उस समय उसके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, सिर्फ एक काला बिल्ली थी जिसे वो रोज खिलाया करती थी। एक दिन सीरो ने आकर उस बिल्ली को दूध दिया था और तब से टाकामैन को वो पसंद आने लगा, लेकिन सीरो को ये याद भी नहीं है। घर आकर वो उसी बिल्ली कूरो के साथ बैठकर कहती है ये सीरो भी कितना बेवकूफ है ना, उसे लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए अच्छा बन रही हूँ ताकि वो मेरे पास रहे, जबकि मैं सच में उसकी केयर करती हूँ। कुछ दिन के बाद स्कूल जाते हुए वो कैजुअली पूछती है होमवर्क कंप्लीट कर लिया ना। सीरो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वो समर के लिए था और उसने तो उसे टच भी नहीं किया।
टाकामाइन डीप सांस लेती है और कहती है कि टीचर को भी कितना दुखी होना पड़ता होगा ना ऐसे इडियट के साथ। फिर वो थोड़ा सा स्मग फेस बनाकर कहती है मैं हेल्प कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरी इंटरनल सर्वे डेट प्लेट करनी होगी और वो भी डोगी की तरह बार्क करके। सीरो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, पर जब उसके खराब ग्रेड्स याद आते हैं तो वो कहता है नहीं, मैं खुद मेहनत करके ये सब संभाल लूंगा। टाकामाइन मुस्कुराती है और कहती है गुड लक, लेकिन अपनी स्लेब ड्यूटीज मत भूलना। क्लास में सीरो मेहनत से काम करना शुरू करता है। जब सीरो टेंशन में होता है, वो अपना काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाया, तब टीचर टाकामाइन को बोर्ड पर लिखने के लिए बुलाती है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, पर तभी टीचर्स गलती से उससे टकरा जाता है और उसकी फ्लॉलेस इमेज थोड़ी सी खराब हो जाती है। सीरो सोचता है कि वो जरूर टाइम रिवाइंड करेगी ताकि अपनी इमेज को बचा ले, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए टाकामाइन कुछ भी नहीं करती, बस वो शांति से लिखती रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर के बाद जब सीरो अब भी अपने असाइनमेंट्स में बिजी होता है, टाकामाइन उसके पास आकर कहती है थैंक यू, तुम्हारे कहने पर मैंने अपने क्रश के लिए वॉच गिफ्ट की थी। पर वो ये भी बताती है कि अगले दिन उस वॉच का नया वर्जन आ गया। ये सुनकर टाकामाइन के मन में आता है कि वो टाइम को रिवाइंड करके लड़की की हेल्प कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो बस कहती है कि अगर पसंद नहीं आया तो एक्सचेंज कर लो। दिन के एंड तक सीरो अपने काम पूरा कर लेता है और जैसे ही वो कॉरिडोर से निकलता है, टाकामाइन को कमजोर पड़ते हुए देखता है। वो तुरंत उसके पास दौड़ता है, लेकिन वो कहती है बस थोड़ा सा फीवर है, पर उसके सफेद पड़ते चेहरे सच में बता रहे होते हैं कि उसकी पावर कंट्रोल करने की वजह से हुआ है। अचानक वो बेहोश हो जाती है और सीरो कंफर्म कर लेता है कि उसने सिर्फ इसलिए रिवाइंड नहीं किया ताकि उसका काम डिस्टर्ब ना हो। वो उसे कहता है कि प्लीज रिवाइंड करो और अपने आप को ठीक करो, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है अगर मैंने रिवाइंड किया तो तुम्हारा सब कुछ वैनिश हो जाएगा। सीरो कहता है कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कर लूंगा, मुझे तुम्हारी खुशी बहुत ही पसंद है। ये सुनकर टाकामाइन शर्मा जाती है और जैसे उसका स्कर्ट थोड़ा सा ऊपर उठता है, सीरो संभल कर उसका पीच कवर पीछे से बचा लेता है, लेकिन वो पूरा दिन रिवाइंड नहीं करती, सिर्फ कुछ सेकंड से पीछे लेके जाती है ताकि गिरने वाला मोमेंट मिटा दे। फिर वो थोड़ी सी स्माइल के साथ कहती है मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर टाइम रिवाइंड नहीं करूंगी। दोनों साथ में स्टेयर से उतरते हैं और टाकामाइन कहती है अब मैं तुम्हारे असाइनमेंट्स चेक करूंगी ताकि ये दोबारा ना हो और मैं तुम्हें हेल्प कर सकूं। समर ब्रेक आता है और टाकामाइन सीरो को अपने घर बुलाती है पढ़ाई के लिए। घर में सिर्फ दोनों ही होते हैं और उसके मिस्टेक को करेक्ट करती है, और जब भी वो क्वेश्चन कोई गलत करता है, टाइम को रिवाइंड करके उसे सही बना देती है। फिर वो कॉफी बनाने के लिए जाती है, पर जाते जाते कैजुअली कह देती है वैसे मेरे पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, और ये लाइन सीरो के दिमाग में अटक जाती है। थोड़ी देर के बाद वो वापस आती है और जब सीरो फिर गलती से जवाब देता है, उसके झुकते ही उसका स्कर्ट थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और उसका कवर नीचे से स्लिप कर जाता है। टाइम फिर से रिवाइंड होता है। टाइम के साथ साथ टाकामाइन उसे टीज करती है और लगता है कि तुम जानबूझकर गलतियां कर रहे हो ताकि रात भर यहाँ पर रुक सको और मेरे साथ कुछ नोटी भी कर सको, है ना। सीरो का स्टंट एक्सप्रेशन देखकर उसकी इमेजिनेशन और भी बढ़ जाती है, लेकिन फिर वो कैजुअली कहती है वैसे हम अकेले नहीं है, कूरो भी तो यहीं पर है ना। सीरो उससे कहता है मुझे उसे देखना है, घर में तो पेट रहने ही नहीं देते हैं। टाकामाइन कहती है वो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, पर चलो शायद से कूरो भी तुम्हें मिस करता हो। इसके बाद टाकामाइन उस बिल्ली को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वापस आकर कहती कि वो उसे बिल्ली नहीं मिल रही है, तो उसके बदले में वो खुद कैट ईयर पहनती है और कहती कि अब मैं ही उसकी जगह लूंगी। सीरो ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, पर टाकामाइन चारों हाथ और पैरों में बिल्ली की तरह चलने लगती है। उसके हर मुंह में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, कमर हिलती हुई, आवाज में हल्की सी मियाओ वाली आवाज और स्वीटनेस होती है। सीरो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर उसका बॉडी उसका साथ नहीं देता। टाकामाइन उसके पास आकर उसके लैप में बैठ जाती है और कहती है जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं पे रहूंगी। तब तक बहुत ही रात हो चुकी होती है। सीरो अपना होमवर्क खत्म करता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि ये सब उसके फैन सर्विस की वजह से हुआ है। टाकामाइन उसको कहती है कि बाहर बारिश होने वाली है, और वो मजाक में उसकी बात को इग्नोर कर देता है। जब वो डोर को खोलता है तो सच में बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। तब टाकामाइन शांति से कहती है लगता है तुम्हें यहीं पर रात रहना पड़ेगा, और फिर काम टोन में बताती है कि उसके पास सब कुछ रेडी है, एक्स्ट्रा तोफू, फूड, बाथरूम, और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है अगर चाहो तो मैं तुम्हारा बैग भी वॉश कर दूंगी जैसा तुम चाहो। ये सुनकर सीरो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है, पर तभी डोर के पास एक स्क्रैचिंग की आवाज आती है और वो बिल्ली कूरो वापस आ जाती है। टाकामाइन उसको अंदर लाती है और सोचती है सीरो बहुत ही खुश होगा, लेकिन वो बस नॉर्मल तरह से उसके साथ खेलने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टाकामाइन के चेहरे पर थोड़ा सा सैडनेस आता है और वो तुरंत अपना मूड छुपा लेती है और काम बनकर बेड पर बैठ जाती है और कहती है चलो कोई स्टोरी सुना दो वक्त बिताने के लिए। सीरो सोचता है, पर जब वो स्कूल मेमोरीज बताता है, दोस्तों के साथ गेम खेलना, टाइम पास करना, तो टाकामाइन बहुत ही चिढ़ जाती है जैसे उसे कुछ और सुनना था। फिर सीरो पानी मांगता है, लेकिन टाकामाइन गुस्से में पूरी बोतल पी जाती है। फिर कहती है एक और स्टोरी बताओ। इस बार वो अपना चाइल्डहुड निकनेम बताता है, पर टाकामाइन फिर से बोरेड होकर चुप हो जाती है। सीरो शावर लेने के लिए परमिशन मांगता है, पर टाकामाइन टॉवल में वापस आकर कहती है अभी नहीं, तुम अभी नहीं कर सकते हो। वो बेड पर मुंह मोड़ के लौट जाती है जैसे उसे बहुत ही बुरा लगा हो कि सीरो को कोई बात याद ही नहीं है उसकी। सीरो थोड़ा सा गिल्टी फील करता है और सोचता
सोचता है कि कोई और कहानी बताएं। तब उसे एक पुरानी बात याद आती है। एक टाइम वो एक स्टेरी कैट का ख्याल रखता था, एक छोटी बाल वाली लड़की के साथ। वो लड़की हमेशा उस कैट के लिए चिंता और बहुत ही ज्यादा टॉयल लाती थी। टाकामाइन पूछती है फिर उस लड़की का क्या हुआ। सीरो धीरे से कहता है कि उसने मुझे एक दिन अपनी फीलिंग बताई थी पर मैं चुप रहा। उसके बाद वो लड़की और वो कैट दोनों ही गायब हो गए। वो आखिरी में कहता है शायद से मुझे उसका जवाब देना चाहिए था पर मैं कभी उसका नाम भी नहीं जान पाया। ये एक रूम में साइलेंस रह जाता है और टाकामाइन की आंखों में एक बहुत ही एहसास होता है। टाकामाइन जो असल में वही लड़की होती है वो उसके सामने बैठी होती है और बिना कुछ कहे उसे समझाने की कोशिश करती कि वो सब जोड़े। फिर वो उससे पूछती कि अगर उस लड़की से दोबारा मिले तो क्या करेगा। पर सीरो का दिमाग कुछ और ही सोचता है और वो उसे ये पूछ लेता है कि क्या तुम उस लड़की को जानती हो। ये सुनकर टाकामाइन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। फिर अपने आप को संभाल कर कहती है कम से कम तुम्हें याद तो है। तभी एक जोर का बिजली कड़कता है जिससे कि वो इतनी डर जाती है कि उसका टॉवेल उसके शरीर से फिसल जाता है और जब बिजली फिर से चमकती है तो वो डर के मारे उसके ऊपर ही गिर जाती है। तब सीरो को समझ में आता है कि वो दरअसल लाइटिंग से दूर थी और उसने अपने असाइनमेंट्स का बहाना सिर्फ उसको अपने पास रखने के लिए बनाया था। वो उसके ऊपर गिरकर हल्की सी आवाज में कहती है वो इस मोमेंट को मिटा देना चाहती है पर जब उसके पावर्स उस पर काम नहीं करते हैं तो वो उससे विनती करती है कि तुम ही मेरी मेमोरी से ये पल मिटा दो। उसके बाद वो उसकी बाहों में थोड़ा सा डर के साथ लिपटी रहती है और सीरो पहली बार उसे टाकामाइन को देखता है जैसे कोई और कभी नहीं देख पाया, एक वनरेबल और असली साइड। जब लाइट वापस आ जाती है टाकामाइन तुरंत उठकर अपने आप को टॉवल में लिपटा लेती है और कहती है कि वो कुछ को करने के लिए जा रही है। सीरो कहता है कि उसे जरूरत नहीं है पर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। क्योंकि दोनों घर में अकेले होते हैं वो गेम को प्रपोज करती है और दोनों निवेल्ड कपल बनकर रोल प्ले करेंगे। रोल सिंपल है, अगर कोई मना करेगा तो वो अपनी जिंदगी में कभी रिलेशनशिप में नहीं आ सकेगा। सीरो बहुत ही इरिटेट होकर कहता है कि ये सब बकवास है पर टाकामाइन के लिए ये बहुत ही परफेक्ट गेम होता है। उसके लिए सीरो सबसे आसान इंसान था जिसे वो मजाक कर सकती थी, एक ऐसा इडियट जो कि कभी मना नहीं करता। गेम स्टार्ट होने के बाद टाकामाइन किचन में चली जाती है और जब सीरो उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे देखकर एक पल के लिए रुक जाता है। टाकामाइन अप रूम में किसी डिजर्ट जैसी लग रही होती है। वो हंसते हुए कहती कि अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करो मुझे। सीरो ऑकवर्डली कहता है कि थोड़ा सा कवर पहन लो जिसके बाद टाकामाइन हंसी के साथ कहती है कि तो हेल्प करो ना मुझे। वो उसे हल्के से कपड़ों से कवर कर देता है और फिर उसे सूप में मदद करने के लिए कहती है लेकिन सीरो उसके पास होने की वजह से इतना डिस्ट्रैक्टेड होता है कि सूप जल जाता है। टाकामाइन टाइम को रिवाइंड करके थोड़ा सा गुस्सा होकर कहती है ध्यान कहाँ है तुम्हारा। फिर दोनों मिलकर अपने डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। जब सीरो उसके कुकिंग की तारीफ करता है तो हल्का सा ब्लश करते हुए उसके पास बैठ जाती है और कहती है आज मैं तुम्हें फीड करूंगी जैसे कपल करते हैं। सीरो मुस्कुराते हुए हाँ कर देता है। मोमेंट बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। तभी सूप गलती से उसके थिंग्स पर गिर जाता है। सीरो घबरा जाता है, अरे ये तो बहुत ही गर्म होगा। पर टाकामाइन उस सिचुएशन को बदलकर मुस्कुराते हुए कहती है इसे वेस्ट मत करो, क्लीन करो, टेस्ट तो अच्छा है ना, मेरे स्वीट के साथ मिलकर मिक्स सूप बना होगा। फिर वो धीरे से खड़ी होती है और सीरो के सामने उसकी स्मूथ स्किन और लेग्स चमक रही होती है जिसे देखकर वो एक पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। जब सीरो थोड़ा सा घबरा जाता है टाकामाइन तुरंत टाइम को रिवाइंड करती है और हंसी के साथ कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फिर अपनी डिग्निटी का जिक्र करके हंसी रोकती है और सीरो बस कंफ्यूज होकर बैठा रह जाता है, समझ नहीं पाता है कि क्या सच था और क्या सिर्फ एक ही टीज। डिनर खत्म होने के बाद टाकामाइन कहती है कि वो बात रेडी करेगी पर सीरो कहता है कि तुम अकेले जाओ, मैं डिशेस कर लेता हूँ। पर वो मना कर देती है और हंसकर कहती है नहीं नहीं, हमें कपल की तरह साथ में नहाना चाहिए। ये सुनकर सीरो बहुत ही शौक हो जाता है और जब टाकामाइन फिर से मुस्कुराकर कहती है रिलैक्स, ये बस मजाक था। थोड़ी देर के बाद बाथरूम में सीरो फाइनली रिलैक्स कर रहा होता है और सोप को ढूंढ रहा होता है। तभी टाकामाइन अंदर आ जाती है सिर्फ एक टॉवल में लिपटी हुई। उसके चेहरे पर एक शैतानी से स्माइल होती है और उसके पास घूमती है और कहती है बस मजाक करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रुकती भी हूँ। उसके नजदीक आते ही और टीजिंग टोन में बोलती है वैसे तुम मेरे शैम्पू का कुछ गलती यूज तो नहीं करोगे ना। सीरो कुछ कह भी नहीं पाता तभी वो टॉवल गिरने देती है और उसके अंदर एक बहुत ही रिवेलिंग स्विम सूट पहनी होती है जिसे देखकर लगता है कि जैसे ये सीन रेटेड आर होने वाला हो। सीरो तुरंत निकलने की कोशिश करता है पर टाकामाइन उसे रोक कर कहती है मैं तुम्हें वॉश करूंगी और ये प्रैक्टिस है फ्यूचर वाइफ के लिए जब मैं वाइफ बनूंगी। सीरो एक पल के लिए शौक में जम जाता है, सोचता है कि लड़की कितना आगे का सोच लेती है पर वो बस हंसी के साथ कह देती है ये तो तुम्हारे स्टे का रीपेमेंट है। मजबूरन सीरो मान जाता है लेकिन कहता है ज्यादा टाइम मत बढ़ाओ इससे। अंदर से अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है पर जब टाकामाइन अपने नंगे हाथों से उसके बैक पर सोप लगाने लगती है तो उसका ध्यान हिल सा जाता है। वो अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नंबर्स गिनने लगता है।
लेकिन उसका फोकस तब टूट जाता है जब उसके पीछे कुछ सॉफ्ट्स और बाउंसिंग करने वाली चीजें लगती है। डर कर वो तुरंत मुड़ता है और देखता है कि टाकामाइन उसके सामने दो पानी से भरे बलून्स को पकड़कर खिलखिलाकर हंस रही होती है। जब वो उसकी बैग को वॉश कर लेती है तो कहती है अब टर्न है शैम्पू का। सीरो तुरंत बोलता है तुमने कहा था सिर्फ बैग वॉश करोगी, पर टाकामाइन मुस्कुराती हुई कहती है मैंने कब कहा, किस पार्ट की। फिर उसके बाल धोने लगती है बहुत ही धीरे और बहुत ही केयर के साथ। सीरो अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करता है, पर तभी टाकामाइन कैजुअली कह देती है बाय द वे ये शैम्पू मेरा है। ये सुनकर सीरो एक पल के लिए जम जाता है। उसे याद आता है कि अब उसकी खुशबू में लिपटा हुआ है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, दिल की धड़कनें तेज होने लगती है और वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और उसके हाथ गलती से टाकामाइन के शरीर को छू जाता है। दोनों एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। फिर टाकामाइन धीरे से मुस्कुरा कर कहती है तुमसे तो एक पल के लिए भी कंट्रोल नहीं हो रहा है ना सीरो बेटा। सीरो पैनिक में आ जाता है और तुरंत बाथटब के अंदर छुप जाता है। लेकिन जब टाकामाइन को समझ आता है कि वो एक्चुअली छुपा हुआ था तो थोड़ा सा ब्लश करके तुरंत कह देती है उसका मिशन कंप्लीट हो गया और वहाँ से निकल जाती है। उस रात गेस्ट रूम में लेटे हुए सीरो बार बार बाथरूम वाली बातें याद करता रहता है। उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा होता है कि टाकामाइन ने उसके साथ इतना आगे कैसे कर लिया। तभी टाकामाइन उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक करती है और बिना जवाब का इंतजार किए अंदर आ जाती है। उसने एक नाइट गाउन पहना हुआ होता है जो कि काफी रिवीलिंग होता है। उसके ऊपर झुकती हुई वो मुस्कुराती है और कह देती है मेरी पोजीशन हमेशा से टॉप पर रहती है। उस मोमेंट में सीरो को समझ में आता है कि टाकामाइन इतनी टीजिंग क्यों करती है, क्योंकि उसने उसका वीक साइड देख लिया था और ये उसका अपना कंट्रोल दिखाने का तरीका था। कुछ दिन के बाद समर फेस्टिवल आता है जहाँ पर टाकामाइन उसे अपने साथ ले जाती है। वो कहती है कि उन्हें स्टूडेंट्स पर नजर रखनी है ताकि कोई भी अपनी गलती हरकतें ना की जाए। लेकिन जैसे ही फेस्टिवल स्टार्ट होता है वो कैजुअली कह देती है उसका अंडरवेयर कहीं खो गया है और वो आज बिना उसके ही आ गई है। और ये सुनकर सीरो बहुत ही शौक में आ जाता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि इस जगह छुपने की कोई जगह नहीं है। तब टाकामाइन एक्टिंग करती है जैसे उसकी सैंडल टूट गई हो। ये देखकर सीरो उसको साइड में लेकर जाता है और वहाँ पर चुपचाप उसकी मदद करता है। थोड़ी देर के बाद जब फायरवर्क शुरू होने वाले होते हैं टाकामाइन उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है और कहती है कि चलो एक परफेक्ट जगह ढूंढते हैं जहाँ पर ये व्यू देख सके। रास्ते में कुछ लोग उनके बारे में बातें करते हैं, कहते हैं कि ये दोनों एक कपल की तरह बिल्कुल मैच नहीं करते। टाकामाइन एक हॉट ब्यूटी और सीरो एक बहुत ही एवरेज टाइप का लूजर लड़का। ये बातें सुनकर अजीब तरह से सीरो का दिल में एक्साइटमेंट होती है। वो सोचता है क्या होता अगर दोनों सच में कपल होते हैं। शायद से टाकामाइन थोड़ी सी सॉफ्ट, स्वीट और केयरिंग होती और खुद उससे कह देते कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। उसके थॉट्स तब टूट जाते हैं जब फायरवर्क आसमान में फूटने लगते हैं। टाकामाइन एक लंबी सांस लेकर कहती है यहाँ कोई ट्रबल नहीं है और फिर टाइम रिवाइंड कर देती है ताकि एक और बार लोकेशन को ट्राई कर सके। ब्रिज पर पहुंचने के बाद सीरो देखता है कि कपल एक दूसरे के साथ ड्रिंक शेयर कर रहे हैं। क्या वो दोनों भी ऐसा कर सकते हैं? जब टाकामाइन उसे ड्रिंक मांगती है तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, पर फिर वो फिर से अपना अंडरवेयर प्रॉब्लम के लिए उसकी मदद मांग लेती है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है, हर बार रिवाइंड, हर जगह, और टाकामाइन बार बार थोड़ी सी ड्रेन लगती है। आखिर में जब सब खत्म हो जाता है तो दोनों एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर कोई भी ट्रबल नहीं, कोई भी क्राउड नहीं होता। सीरो ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि टाकामाइन रिवाइंड इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि ड्यूटी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस मोमेंट को फिर से बार बार देखना चाहती थी जैसे ये कोई रियल डेट हो। वो सोचते है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था या फिर टाकामाइन सच में उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहती थी। थोड़ी फायरवर्क फिर से आसमान में फूटने लगती है और उनकी रोशनी टाकामाइन के चेहरे पर फट जाती है। उस पल में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। उस पल में सीरो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसका दिल फायरवर्क की जगह से तेज धड़क रहा है या फिर टाकामाइन की वजह से। टाकामाइन एक गर्म मुस्कान के साथ कहती है कि इस बार तो ये टाइम पे आया है। सीरो हल्का सा मुस्कुराता हुआ कहता है कि हाँ बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता है कि वो फायरवर्क के बारे में कह रहा है या फिर उसके बारे में। लेकिन इस बार टाकामाइन का चेहरा सच में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही होनेस्ट लगता है। वो धीरे से कह देती है वो भी खुश है। फेस्टिवल के कुछ दिन के बाद टाकामाइन सीरो से कह देती है कि वो उसके साथ कंपास ओपन हाउस में चले। उसका प्लान था ओ को स्कूल विजिट करने का जहाँ पर आइंस्टाइन जैसे जीनियस पढ़ते थे, लेकिन सिर्फ उस जगह का नाम सुनकर ही सीरो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है। उसकी लेवल की लड़कियां तो ओनली फैंस पर ज्यादा एक्टिव मिलती हैं। टाकामाइन उससे पूछती है कि फ्यूचर में वो क्या करने का सोच रहा है। सीरो ईमानदारी से कहता है मुझे अभी नहीं पता। ये सुनकर टाकामाइन के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसके लिए ये एक बहुत ही गलत आंसर था क्योंकि वो चाहते थे कि सीरो बिना सोचे ये कहे मैं जहाँ तुम जाओगी वहीं पर जाऊंगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या करेगा और उसका हमेशा ओबीडिएंट स्लेव बनकर रहे, ये इसकी कंडीशन थी। लेकिन सीरो के लिए इसका मतलब कुछ और ही था। उसके लिए एक इनडायरेक्ट ऑर्डर था कि उसे टाकामाइन के साथ ही सेम कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। टाकामाइन कहती है बस मेरी कंडीशन पूरी करो, सब ठीक रहेगा। ये सुनकर सीरो मन ही मन में सोचता है ये फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं है। बातें करते हुए टाकामाइन एक वीडियो कॉल लगाती है और अपना नया नया बोल्ड आउटफिट दिखाती है, जो देखकर सीरो लिटरली बहुत ही शौक में आ जाता है। उसका आउटफिट इतना रिवीलिंग होता है कि उसका
उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। टाकामाइन कैजुअली कहती है, तुम्हें याद है ना, पहली बार तुमने ही ऐसा आउटफिट सजेस्ट किया था। फिर वो बिना हेजिटेशन की उसका बॉटम व्यू भी दिखाती है, जिससे सीरो का दिमाग घूम सा जाता है। टाकामाइन टीजिंग टोन में कहती है, शायद कॉलेज में मैं अपने सीनियर के साथ शुगर बेबी बन जाऊं, फ्री फॉर ऑल टाइप। ये सुनकर सीरो तुरंत सीरियस हो जाता है और कहता है कि ऐसी बातें वो कभी होने नहीं देगा, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो। तब टाकामाइन मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर बस एक ही ऑप्शन है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं ऐसी बनूं तो तुम्हें मेरे ही कॉलेज में आना होगा। और रिवॉर्ड के तौर पर कह देती है, वैसे तुम ही एक हो जो कि मुझे ऐसे देख सकते हो। सीरो समझाने की कोशिश करता है कि मेरे ग्रेड्स उतने भी अच्छे नहीं है, इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है। तभी उनके कॉल के बीच में टाकामाइन की बिल्ली कुरो टेबल पर जंप करती है और फोन नीचे गिर जाता है। कॉल कट हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद टाकामाइन उसे एक मैसेज भेजती है, अगर तुम मेरे कॉलेज में नहीं आओगे तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। कुछ दिन के बाद दोनों ओकाओ कैंपस विजिट करते हैं। सीरो पहले पहुंचता है और जब टाकामाइन आती है तो सबकी नजर उस पर टिक जाती है। वो चाहे एक्सपेंसिव ड्रेस में नहीं होती, फिर भी सब उसे ही देखे बिना नहीं रह पाते। टाकामाइन उसकी तरफ देखकर मजाक में कहती है, क्या देख रहे हो इतना, तुम तो मुझे खा ही जाओगे नजर से। सीरो शर्मा जाता है पर इनकार भी नहीं कर सकता। तभी उसके सामने खड़ी होकर कहती है, मेरा कॉलेज लाइफ अब तुम पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि तुम ही तो हो मेरे पर्सनल अनडिस्क करियर। अगर सीरो उसके आसपास ना हो और किसी ने टाकामाइन को कपड़े बदलते हुए देख लिया तो वो न्यूज लीक हो सकती है और स्कैंडल बन जाएगा। ऐसा कहकर टाकामाइन अपनी अजीब लॉजिक देती है। सीरो के लिए ये बात बिल्कुल पागलपन लगती है, क्योंकि क्लास में अंडरवेयर चेंज करना ही बहुत ही गलत है और इसके लिए बाथरूम बना ही होता है। और ये सुनकर टाकामाइन थोड़ा सा हैरान होती है और कहती है, तुम तो काफी लॉजिकल सोच रखती हो, पर अंदर से थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है कि वो उसके बैट में फंस नहीं पाया। वो तुरंत टॉपिक को बदल देती है और पूछती है, वैसे तुमने डिसाइड किया क्या, फ्यूचर में क्या करना है। सीरो कहता है कि अभी फाइनल डिसाइड नहीं किया, पर इस पर सीरियसली सोच रहा हूँ। फिर वो हल्के टोन में कहता है कि मैं शायद से कॉलेज ना जाऊँ, सीधा जॉब कर लूँ। ये सुनकर टाकामाइन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर सीरियस होकर रीजन पूछती है। सीरो कामली कहता है कि उसकी छोटी बहन नेक्स्ट ईयर स्कूल स्टार्ट करेगी, जिससे घर के खर्चे और फीस दोनों ही बढ़ जाएंगे। उसके माँ बाप पे ऑलरेडी बहुत ही प्रेशर है और वो उन पर और बोझ नहीं डालना चाहता है, इसलिए उसे लगता है कि अगर कॉलेज में मन नहीं लगने वाला तो बेकार पढ़ने से अच्छा है कि जॉब करके उनका एहसान चुका दें। ये बात सुनकर टाकामाइन थोड़ा सा इमोशनल और बहुत ही सरप्राइज्ड दोनों हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं होती कि वो इतना मैच्योर सोचता है। फिर भी वो उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम कॉलेज अगर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो और मेरी टीम में रहने का मौका भी मिलेगा। सीरो थोड़ा सा मुस्कुराता है पर कुछ भी नहीं बोलता। ओरिएंटेशन के दिन टाकामाइन कुछ ऑफ से लगती है, पर फिर भी अपनी यूजुअल कॉन्फिडेंट मूड में प्रेजेंटेशन अटेंड करती है। जब प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो वो सबके बीच में हाथ उठाकर पूछती है, सर इस इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होने का क्या बेनिफिट मिलते हैं। उसका ये सवाल सबको सरप्राइज कर देता है। लेक्चरर कामली समझाता है कि अगर आप हाई स्कोर के साथ ग्रेजुएट होते हो तो सर्टिफिकेट मिलता है और एक्सपेंशनल स्टूडेंट को टीचर रिकमेंडेशन लेटर भी देते हैं। टाकामाइन सिर्फ थैंक यू कहकर चुप हो जाती है और अंदर से वो कुछ नाराज सी लगती है और बिना किसी को बताए टाइम रिवाइंड कर देती है। फिर वो अपना सवाल थोड़ा सा बदल कर पूछती है, अगर कोई इस यूनिवर्सिटी का बेस्ट ग्रेजुएट बने तो उसका क्या एडवांटेज होते हैं। जवाब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पर इस बार टाकामाइन का चेहरा थोड़ा सा ब्राइट दिखाई देता है। सीरो बहुत ही क्यूरियस होकर पूछता है, इतने छोटे डिफरेंस से क्या बदल गया। तो वो कामली कहती है, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में फर्क होता है। फिर वो अचानक कह देती है, अब मुझे हेल्प करो अंडरवियर एडजस्ट करने में। सीरो एकदम से स्ट्रेस में आ जाता है, क्या ये बोल रही है कि तुम पब्लिक प्लेस में हो। पर टाकामाइन उसे रीअश्योर करती है, रिलैक्स, ये कर्वेड टेबल के नीचे कोई भी नहीं देख सकता। मजबूरन सीरो क्राउल करके नीचे जाता है और जल्दी से उसका अंडरवियर एडजस्ट कर देता है। टाकामाइन हंसकर उसका सर अपने लेग्स के बीच लॉक कर देती है और कहती है, ठीक से करो ना। सीरो चीख उठता है पर फिर भी करके ही छोड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो दोनों घर लौट रहे होते हैं, सीरो कहता है, कैंपस टूर काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन मुझे फिर भी अभी भी समझ में नहीं आया कि तुमने अपना सवाल क्यों बदला। टाकामाइन बताती है कि उसका सपना एक ऑनलाइन गॉडेस बनने का है, एक ऐसी देवी जो कि सब कुछ जानती हो। उसके लिए हर चीज को क्लियरली डिफाइन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि अगर उनके बीच में दूरी भी आ जाए तो वो सीरो का यूज इफिशिएंटली कर सके। ये सुनकर सीरो थोड़ा सा बहुत ही शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे टाकामाइन उसे चैन से बांध कर रखेगी, लेकिन वो हंसते हुए कहती कि ये सिर्फ एक मजाक था, कोई सच बात नहीं। पर फिर भी वो ये क्लियर कर देती है कि स्कूल के बचे हुए दिनों में वो सीरो को अपनी मर्जी के हिसाब से यूज करेगी। ये सुनकर सीरो एक मोमेंट के लिए फ्रीज जाता है। उसे लगता है कि उसे खुशी होनी चाहिए कि एक दिन वो टाकामाइन से फ्री हो जाएगा, पर उसके दिल में कुछ अजीब सा ट्विस्ट होता है, जैसे वो अलग होने के बारे में सोचकर दुखी हो रहा हो। नेक्स्ट डे स्कूल में सीरो बार बार कल के मोमेंट को याद करता है। टाकामाइन का उदास सा एक्सप्रेशन उसके दिमाग में घूमता रहता है। जब वो उसे ग्रेट करता है, टाकामाइन अपने यूजुअल कॉन्फिडेंट मूड में आती है, लेकिन सीरो को क्लियरली लगता है कि कुछ तो गलत है। उसकी स्कर्ट थोड़ी सी अजीब से लग रही होती है और स्टूडेंट्स अपने फोन्स उसकी तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। जब सीरो धीरे से उसको बताता है तो वो
कहती है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, पर फिर भी वो उसे एडजस्ट कर लेती है, जैसे उसे डर हो कि सीरो चाहता है कि कोई और लड़का उसकी तरफ ना देखे। आगे बढ़ते हुए सीरो नोटिस करता है कि टाकामाइन ने सिर्फ एक ही सोक पहना हुआ है। ये देखकर उसका डाउट और भी बढ़ जाता है कि आज टाकामाइन के साथ कुछ तो ऑफ है। ट्रेन में बैठते वक्त उसकी एंजाइटी और भी बढ़ जाती है। उसे लगता है कि जैसे टाकामाइन की परफेक्ट इमेज आज थोड़ी सी हिल गई हो। ध्यान से देखते हुए उसे लगता है कि वो अंदर कुछ पहनी है या फिर नहीं। वो उसे वार्न करने के लिए जा रहा होता है कि तभी टाकामाइन उसे देख लेती है। उसके बाद जैसे ट्रेन का डोर क्लोज होते हैं, उसकी शर्ट का हिस्सा डोर में फंस जाता है और वो एकदम से नीचे खींचती है, जैसे सबके सामने उसका सीक्रेट रिवील हो जाता है। सीरो को तुरंत याद आता है कि जो भी उसकी वो डिवाइन पार्ट को देखेगा वो उसकी पावर्स के इफेक्ट से इम्यून हो जाएगा। वो बिना सोचे समझे अपने हाथों से उसको कवर कर लेता है ताकि कोई और ना देख सके। टाकामाइन टाइम को वेस्ट नहीं करती है और वो तुरंत अपने फिंगर स्नैप करती है और पूरे दिन को रिवाइंड कर देती है। सुबह से सब कुछ रिपीट हो जाता है। सीरो बहुत ही शौक में हो जाता है, समझता है कि उसने पूरी रियलिटी को दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। उस मोमेंट में सीरो के दिमाग में एक बात क्लियर हो जाती है, टाकामाइन चाहे उसे एक टूल की तरह ट्रीट करती हो, पर उसके दिल में उसको खो देने का डर जरूर था, इसलिए वो इतनी क्लमसी हो गई थी। ये समझकर सीरो एक डिसीजन लेता है, अब वो क्रम स्कूल को ज्वाइन करेगा और इतनी मेहनत करेगा कि ओकाउ यूनिवर्सिटी में टाकामे के साथ एडमिशन ले सके। पर जब वो पहली बार क्रैम स्कूल के गेट में एंट्री लेता है तो एकदम से एक ब्यूटीफुल ब्लोंड लड़की से टकरा जाता है, जो बिल्कुल एनिमी वर्जन लगती है मेरगोट रॉबी का। दोनों की आंखें मिलती है और एक मोमेंट के लिए सब कुछ फ्रीज हो जाता है। फिर वो लड़की खुशी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। ब्राइट स्माइल के साथ कहती है, हाय माय नेम इज एली। लेसन के लिए साइन अप करने के बाद सीरो और एली नेचुरली एक साथ वॉक करने लगते हैं। चलते चलते सीरो के दिमाग में पुरानी यादें वापस से आने लगती है। उसे याद आता है कि उसने एली को आखिरी बार उसके लगभग 5 साल पहले देखा था। एली मुस्कुराकर कहती कि पहले वो उससे लंबी हुआ करती थी, पर अब देखकर हंस पड़ती है कि सीरो कितना लंबा हो गया है। पहले वो दोनों दिन भर बातें करते रहते थे, पर अगले स्कूल में एडमिशन लेने के बाद वो बिछड़ गए। सीरो उसे देखकर कहता है कि वो पहले से काफी बदल गई है, अब वो ज्यादा मैच्योर, स्टाइलिश और क्लासिक कॉन्फिडेंट के साथ चलती है। एली खुशी से हेयर फ्लिप करते हुए प्राउडली कहती है कि अब वो इमेच्योर मॉडल करती है। फिर वो पूछती है, तुम्हारे प्लान्स क्या हैं आज के बाद? और जब सीरो कहता है कि अभी कोई खास प्लान नहीं है, तो वो बिना कुछ सोचे उसके हाथ को पकड़कर उसे पार्क ले जाती है, वही पार्क जहाँ पर वो बचपन में खेला करते थे। पार्क पहुंचकर सीरो उस पुरानी स्ट्रॉबेरी को देखता है जहाँ पर उसने पहली बार टाकामाइन से मुलाकात की थी। उस मोमेंट की याद थोड़ी सी ब्लर सी लगती है, पर उसका दिल थोड़ा सा हैवी फील करता है। तभी एली उसका हाथ पकड़कर उसे फाउंटेन के पास खींच लेकर आती है, जहाँ वो पहले वाटर बलून फाइट किया करते थे। वो बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या तुम फिर से खेलना चाहोगे? लेकिन अब थोड़ा मैच्योर हो चुका सीरो शर्मा कर कहता है, हम अब बच्चे नहीं रहे। पर एली अपनी ओल्ड एनर्जी के साथ बलून्स को बरसाने लगती है, जैसे ये पहली थी वैसे ही आज भी, फुल ऑफ लाइफ एंड अनस्टॉपेबल। वो हंसते हुए रूल्स को समझा रही होती है, जैसे कुछ बदला ही ना हो। जब अपने लिए बलून्स बरसाने लगती है तो ओवरसाइज्ड बलून्स को लेती है और पूरे जोश में उसे अपने पानी में भरने लगती है। तभी एक बलून उसके हाथ में फट जाता है और वो सिर से पैर तक पूरी की पूरी भीग जाती है। सीरो तुरंत उसे टॉवल देने लगता है। फिर एली हंसकर कहती है, मुझे टॉवल की जरूरत नहीं है, मैंने तो कोई प्लॉट आर्मर भी नहीं पहना। ये लाइन सुनकर सीरो एकदम से ऑकवर्ड फील करता है और सिचुएशन संभालने के लिए तुरंत कहता है, चलो आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। आइसक्रीम शॉप पर जाते हुए वो सोचता है कि एली कितनी केयर फ्री है, बिना किसी गार्ड के रहती है, जैसे दुनिया की कोई टेंशन नहीं है। और फिर वो खुद ही सोचता है, अगर टाकामाइन ने इसे ऐसे ही देख लिया तो एली को रोड दे देगी। थोड़ी देर के बाद जब वो टॉवल और 2 आइसक्रीम कोन्स के साथ वापस आता है तो वो बहुत ही शौक हो जाता है। एली अपनी स्कर्ट थोड़ी सी ऊपर करके दिखाती है, वो ऑलरेडी ड्राई हो चुकी है और उसके साथ पार्क के सब लोग ऑलमोस्ट उसका हाफ बॉडी देख लेते हैं। ये देखकर सीरो के हाथ से आइसक्रीम कोन्स गिरते गिरते बचते हैं और वो घबरा कर कहता है, प्लीज पब्लिक में ऐसा मत करो। एली हंसते हुए कहती, रिलैक्स, मैं तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ, हमारा बॉन्ड किसी भी जेंडर से डीप नहीं है। वो दोनों बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। एली पूछती है, तुम किस स्कूल में एडमिशन लेने वाले हो? सीरो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है कि वो अभी श्योर नहीं है। उसे याद आता है कि टाकामाइन ने उसे कहा था कि वो उसके साथ सेम कॉलेज ज्वाइन करे, पर पैसे की प्रॉब्लम के चलते उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो ये सपना पूरा भी कर पाएगा या नहीं। जब सीरो ये बात मानता है तब एली थोड़ा सा सिर टिल्ट करके सीधा उससे पूछती है, तो क्या तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो? ये सुनकर सीरो पूरी तरीके से पैनिक हो जाता है, लेकिन एली उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर सब समझ जाती है। थोड़ा स्मित करते हुए मजाक में कहती है, लगता है तुम उस लड़की को अपनी विनरी से इम्प्रेस करने का सपना देख रहे हो। सीरो कुछ बोल भी नहीं पाता, सिर्फ ऑकवर्डली मुस्कुराता रहता है। एली हंसकर उसके शोल्डर पर हाथ रखती है, पर सीरो और भी ज्यादा ग्रीन करता है और बोलता है, जो लड़की मुझे अपने स्कूल बुला रही है वो डेफिनेटली मुझसे सीक्रेटली लाइक करती होगी। एली उसे आइसक्रीम ऑफर करती है, लेकिन वो गलती से पिघलकर उसके नेक पर ही गिर जाती है। बिना सोचे समझे एली लीन करके उसके नेक से वो आइसक्रीम क्लीन कर देती है, आई मीन लीक कर लेती है। सीरो का ब्रेन लिटरली मेल्ट डाउन मोड में चला जाता है। एली उसके शॉक्ड रिएक्शन पर हंस पड़ती है
और बोलती है, अरे रिलैक्स, गर्ल्स ऐसा ही करते हैं। लेकिन सीरो के दिमाग में तुरंत एली और टाकामैन की कुछ डाउट्स, ट्रबल वाली कस्ट इमेज फ्लैश होने लगती है और जैसे उसके गिल्टी थॉट्स को फील कर लिया हो, तभी टाकामैन उसके पीछे से आ जाती है। पहले तो वो गुस्से से भरी होती है, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही उसका चेहरा एकदम से टीजिंग स्माइल में बदल जाता है। वो मजाक में कहती है, वाओ सीरो, पब्लिक में फ्लर्ट करने लगे हो। सीरो तुरंत पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो बीमार थी ना? टाकामैन अपने आर्म्स फोल्ड करके कॉन्फिडेंटली कहती है, मैं हमेशा टॉप फॉर्म में रहती हूँ। फिर एकदम से अपने एंग्री मूड में लौट कर पूछती है, और ये क्या है, तुम इस टाइम मार्गरेट रॉबी के साथ इतने फ्रेंडली क्यों हो? एली इंसल्ट होने की वजह खुशी से चमक उठती है, OMG, उसने मुझे मार्गरेट रॉबी बोला। और तब वो एक बलून निकाल कर बताती है कि वो दोनों बस गेम खेल रहे थे। और टाकामैन का फेस तुरंत रेड हो जाता है क्योंकि उसने कुछ और ही सोच लिया था। फिर भी वो जानती है कि सीरो में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ गलत करे, इसलिए सीधा एली से ही पूछ लेती है उसके इंटेंशंस के बारे में। दोनों समझाने लगते हैं कि वो बस गर्मी में मजाक कर रहे थे, लेकिन टाकामैन के दिमाग में फिर से वो वाइल्ड इमेजिनेशन चल पड़ती है। एली उसे ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है, पर टाकामैन कुछ और ही विजुअलाइज करने लगती है। सीरो नर्वस होकर बोल पड़ता है कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम भी भीगी हो जाओ, पर टाकामैन हफ कर देती है, कहती है कि तुम्हारे पास इतना दम नहीं है कि तुम मुझे डर्टी फील करवा सको। जब एली बलून लेने के लिए भाग जाती है, सीरो सॉफ्टली पूछता है कि तुम्हें ये सब ठीक लगता है, पर जवाब में उसे एक सॉलिड थप्पड़ पड़ता है। टाकामैन उसे डांट कर कहती है, तुम एक शेमलेस प्लेबॉय बन रहे हो, एग्जाम्स और अपने फ्यूचर पर फोकस करो और ये फालतू की चीजों पर नहीं। सीरो गिल्ट में डूबने वाला होता है कि एली वापस से आ जाती है और सबके सामने बोल देती है, ये सब मेरा आइडिया था, मैंने उसे जबरदस्ती खिलवाया था। उसके हाथ में बलून्स का पैक देखकर टाकामैन फाइनली समझ जाती कि उसने सिचुएशन को गलत समझा था। तब एली अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती है और टाकामैन को याद आता है कि हाँ, ये वही एनर्जेटिक लड़की है जो कि पहले सीरो के साथ खेला करती थी। अपनी अजम्पशन पर एम्बैरेस होकर टाकामैन वहाँ से निकलने लगती है, पर एली उसे रोकती है और सीरो को ड्रिंक से लेने के लिए भेज देती है। दोनों जब अकेले रह जाते तो एली सॉफ्टली अपनी बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऑल गर्ल्स स्कूल में बिताई है, इसलिए उसे कभी भी ये समझ में नहीं आया कि बॉयज के साथ कहाँ और कैसे खेलना चाहिए। पर वो कामली बोलती है, जब कोई लड़की उस इंसान के पास आती है जिसे एक और लड़की सीक्रेटली लाइक करती है, तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिवनेस फील होना नेचुरल है। ये बोलकर एली टाकामैन के लुक्स की तारीफ कर देती है। टाकामैन थोड़ा सा शर्मा कर बोलती है, मैं उसे लव नहीं करती, पर एली तुरंत कह देती है, ओह प्लीज, ये सब तो तुम्हारी फेस पर ही लिखा हुआ है। तभी सीरो ड्रिंक से लेकर वापस आता है और टाकामैन तुरंत एली को वार्निंग देती है, इस बात का जिक्र किसी से मत करना है। एली मुस्कुराती है और प्रॉमिस कर देती है। फिर कैजुअली बोल देती है, मुझे अब फोटो शूट के लिए जाना होगा और मिलते हैं क्रैम स्कूल में, और वहाँ से खुशी खुशी निकल जाती है। उसके जाने के बाद टाकामैन सस्पिशियस हो जाती है और सीरो से पूछती है, तुम क्रैम स्कूल सिर्फ पढ़ने जाते हो या फिर फ्लर्ट करने भी? सीरो घबरा कर तुरंत समझाता है, मैं सच में पढ़ने के लिए ही जाता हूँ, मुझे कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले सकूँ। उसकी ये बात सुनकर टाकामैन का दिल हल्का सा पिघल जाता है, पर उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि एली को ये सब पहले कैसे पता था। फिर वो बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो अपनी प्लॉट आर्मर उतार कर जैसे ही टाइम रिवर्स कर देती है और सीन दोबारा से सेट करती है। इस बार वो बहुत ही सीरियस फेस बनाकर कहती है, मुझे थैंक यू बोलो, आर्ग्यू मत करो, और फिर अपनी अंडरवेयर उसके हाथ में देकर कमांड करती है, इसे वापस पहनाओ। सीरो हेजिटेट करता है पर धीरे से वो कर देता है। टाकामैन उस वक्त सॉफ्टली बोलती है, मैं इतना सब कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए जितनी भी मेहनत कर रहे हो। जब वो कंप्लीट कर लेता है, टाकामैन उसका हाथ पकड़ती है और मिसशिएसिव स्माइल के साथ कहती है, चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारा ब्रेन जूसी स्टडी करते हुए पूरा ड्रेन कर दूंगी। दूसरा सीरो उसके सामने बैठकर स्टडी करता है, लेकिन उसके सामने कुरो भी होता है जिसे फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। टाकामैन कुरो को अपनी बाहों में लेकर कहती है, सीरो मेरे लिए फाइट कर रहा है तो मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए। कुछ दिन के बाद जब एक्स्ट्रा लेसन खत्म होते हैं, सीरो एली के साथ बाहर निकलता है, तभी टाकामैन उन्हें मिल जाती है और कैजुअली पूछती है, क्यों ना हम सब मिलकर साथ में टाइम स्पेंड करें। एली खुशी से बोलती है, चलो मेरे फेवरेट फैमिली रेस्टोरेंट चलते हैं। सीरो के लिए ये सब थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि टाकामैन कभी भी इतनी ओपन नहीं होती। तभी उनके टेबल पर वेटर आ जाता है और एली को कैजुअली ग्रेट करता है, जिससे कि दोनों पहले से जानते हो। एली बिना सोचे समझे सबके लिए ऑर्डर भी कर देती है और वेटर बोलता है कि वो 1 घंटे में ऑफ हो जाएगी। सीरो क्यूरियोसिटी में पूछता है, ये कौन है? तो एली बताती है, मेरी स्कूल फ्रेंड है, हमेशा मुझे एक्स्ट्रा प्राइस देती है, इसलिए आज मैं सबका बिल भरूंगी। तभी टाकामैन हल्की सी आवाज में बोलती है, मैं तो डाइट पर हूँ। एली तुरंत सॉरी बोलती है और उसके टोनेट फिगर की तारीफ करते हुए कहती है, तुम्हारा बॉडी तो वैसे ही हॉट और बहुत ही परफेक्ट है। जब फूड आता है तो टाकामैन के प्लेट में सिर्फ एक ही कप चाय होती है और एली के प्लेट में लिटरली इतना बड़ा होता है कि जैसे कोई फूडी ने ऑर्डर किया हो। टाकामैन उस वक्त कामली पूछती है, तो आज का लेसन में क्या सीखा? सीरो कैजुअली कहते हैं कि उनका टूर काफी अच्छा और सिंपल इजी अंडरस्टैंड है, और सबसे बड़ी बात क्लास में एली होती है इसलिए और भी ज्यादा मजा आता है। एली भी हंसते हुए एग्री करती है और बस इतना कहना ही था कि टाकामैन के दिल में थोड़ा सा
चुभन सी महसूस होती है। और जब एली बोलती कि ओ और सीरो पहले से साथ में स्टडी करते थे तो टाकामाइन तुरंत इरिटेट हो जाती है और थोड़ा गुस्से में पूछती है, तुम्हें लड़कियों के साथ ही पढ़ना पसंद है क्या? कल ही तो तुम मेरे साथ घर पर पढ़ रहे थे जब मैं अकेली थी। सीरो कुछ कहने के लिए जाता है लेकिन एली बीच में बोल पड़ती है, वाह तुम दोनों साथ स्टडी करते हो। टाकामाइन तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। एली हंसती है और बोलती है कि ओ और सीरो तो स्कूल टाइम से इतना खेलते थे कि होमवर्क तक भूल जाते थे करना, अनलाइक हर। टाकामाइन हल्की से स्माइल के साथ सरकास्टिकली बोलती है कि मैं चाहे जितना भी ट्राई कर लूं, तुम दोनों जैसे चाइल्डिश लोगों के साथ फोकस करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर वो कैजुअली ऐड करती है, एक बार तो मैं कैट कस्ट्यूम पहनकर आई थी ताकि सीरो पढ़ाई में ध्यान दे। सीरो तुरंत शर्मा जाता है और कहता है वो तुम्हारा आइडिया था, पर एली हंसी नहीं रोक पाती और बोलती है, दैट्स सो क्यूट, बिल्कुल हॉलोवीन जैसा। चलो अब मिलकर स्टडी करते हैं और एक सी पोकर खेलते हैं। सीरो कहता है मैं तब आऊंगा जब वो सीरियस स्टडी हो, पर एली इंसिस्ट करती है, अरे हम पहले भी तो करते थे ना, फन होता था। और ये सुनकर टाकामाइन थोड़ा सा अनॉयड होती है और तुरंत बोल पड़ती है, ये डेंजरस है। तुम्हें पता भी है एक बार बारिश के बहाने सीरो मेरे घर पर ही रुक गया था। और रात में फिर एक शार्प स्माइल के साथ कहती है, हम दोनों को स्टमक टकरा गया था। सीरो का चेहरा एकदम से लाल पड़ जाता है, वाह ये क्या कह रही हो तुम? पर उसके कुछ कहने से पहले टाकामाइन उसका पैर दबाकर चुप कर देती है। एली बहुत ही कंफ्यूज्ड होती है, पर टाकामाइन टीजिंग टोन में कहती है, तुम तो उन इनोसेंट सीरो को जानती हो, मैं उसकी असली फॉर्म को जानती हूँ। सीरो प्रोटेस्ट करता है पर टाकामाइन उसे टीज करते हुए कहती है, शायद सबको मेरी वर्जन सुनने चाहिए, आफ्टर ऑल मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छे पता है। एली वो हिंट को बहुत ही तुरंत समझ जाती है। थोड़ी देर के बाद एली टाकामाइन को साइड में लेकर जाती है जब सीरो घर निकल जाता है। एली सॉफ्टली बोलती है, मुझे सॉरी कहना था अगर तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारा सीरो छीन लिया, पर सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तो ऑलरेडी कोई है और होनेस्टली मुझे तो तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो। टाकामाइन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, समझ में नहीं पाती है कि वो क्या कह गई। और जब एली अपने हाथ उसकी वेटर के साथ पकड़कर रेस्टोरेंट से निकलती है तब टाकामाइन के दिमाग में लाइट जलकर कहती है, अच्छा तो मैडम को रोक्स नहीं सीजर्स पसंद है। बाद में जब टाकामाइन फिर से सीरो से मिलती है तो वो कैजुअली पूछता है, तुम दोनों ने क्या बात की? टाकामाइन स्मिर्क के साथ कहती है कि बस तुम्हारे बारे में, कितने डिजेनरेट हो तुम, ये डिस्कस कर रहे थे। सीरो शौक में ऑलमोस्ट गिर जाता है पर वो हंसी के साथ कहती, रिलैक्स, नॉर्मल गर्ल वाला टॉक था। चलते हुए जब वो पार्क के पास पहुंचते हैं टाकामाइन को एली का एक बलून वाला बैग मिलता है। वो बहुत ही शरारती टोन में कहती है, चलो सीरो चैलेंज करते हैं, जो जीतेगा वो हारने वाले से एक फेवर मांगेगा। सीरो मना करता है पर टाकामाइन ग्रोल करते हुए कहती है, एली के साथ तो खेल लिया, मेरे साथ क्यों नहीं? गेम स्टार्ट होता है। सीरो जानता है कि वो उसे जीत नहीं सकता और वो ये भी नहीं चाहता है कि उसका ड्रेस गीला हो, इसलिए वो इंटेंशनली स्लो थ्रो करता है। पर टाकामाइन पर्पसली एक बलून के सामने जंप कर जाती है और पूरी तरीके से शौक हो जाती है, बिल्कुल एली की तरह। फिर वो गुस्से और शर्म मिक्स टोन में पूछती है कि तो तुम उस दिन तुम्हें एक सिर्फ फेक लड़की देखी थी या कुछ और? सीरो पैनिक हो जाता है जिससे कि टाकामाइन और गुस्सा हो जाती है। वो एक से 4 बलून्स उसके ऊपर फेंक देती है और क्लियरली गेम जीत जाती है। जीतने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें रिवॉर्ड देना होगा, मेरे पसीने को लिख करो। सीरो शौक में फ्रीज हो जाता है। उसके दिमाग में तुरंत वो मोमेंट आता है जब एली ने उसके नेक से आइसक्रीम लीक की थी और उसे समझ में आ जाता है कि टाकामाइन उसे कंप्लीट कर रही थी। वो घबरा कर कहता है, यहाँ पब्लिक जगह है, ये मत करो। पर टाकामाइन फिर भी इंसिस्ट करती है और एली का नाम लेकर उसे टीज भी करती है। तब सीरो को रियलाइज होता है टाकामाइन एक्चुअली जेलस है। उसे खुश करने के लिए बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे नेक को लिक कर लेता हूँ। पर टाकामाइन स्मिर्क करती है और अपना क्लीन नेक दिखाती हुई कहती है, वहाँ नहीं, मुझे चाहिए किसी स्वीट जगह पे, जैसे मेरे थिंग्स के बीच या मेरे बेली पर। सीरो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, मना करता है पर टाकामाइन उसे लेयर लेकर कन्विंस कर लेती है। फिर वो दोनों थोड़े दूर ट्री के पीछे चले जाते हैं। टाकामाइन अपना ड्रेस थोड़ा सा लिफ्ट करती है और सीरो नर्वस होते हुए उसकी बेली को चूज करता है। उसकी सॉफ्ट स्किन देखकर वो ब्लश कर जाता है और फाइनली वो कर लेता है। टाकामाइन अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करती है पर वो क्लियरली शर्मा जाती है। बाद में वो सॉफ्टली कहती है, इतना मत सोचो, हम दोनों कुछ दिन से प्रॉपर्ली मिल नहीं पाए थे, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। उसके वर्ड से सीरो कंफर्म कर लेता है कि वो जेलस थी। लेकिन उस मोमेंट का हीट इतना ज्यादा होता है कि सीरो को बुखार आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ दिन के बाद समर के लास्ट दिन पर टाकामाइन और सीरो वेकेशन पर निकलते हैं। टाकामाइन ने उसकी पढ़ाई में मदद की होती है बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, तो इस बार सीरो चाहता है कि वो जेंटलमैन बनकर उसका थैंक यू करे। दोनों वॉक कर रहे होते हैं जब सीरो कहता है कि उसे कॉफी चाहिए। टाकामाइन तुरंत कूपन्स को निकाल लेती है, हमेशा की तरह सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहती है। जब सीरो कॉफी लेकर आता है तो टाइम रिवाइंड करके इंसिस्ट करती है कि उसे कूपन्स यूज करे। फिर उसे एक क्वाइट स्पॉट लेकर जाती है जो उसके लिए अनयूजेबल हो। लेटर एक शॉप में टाकामाइन एक क्यूट बनी डॉल देखती है
है और बोलती है ओ अच्छा लग रहा है। सीरो चुपके से वो खरीद लेता है और उसे गिफ्ट कर देता है। टाकामैन स्माइल करके कहती है मुझे लेने से ज्यादा देना पसंद है, तुम बताओ क्या करना चाहती हो। सीरो बोलता है बोट राइड, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। टाकामैन सरप्राइज होती है मैंने भी नहीं किया। जब सीरो बोट रो करता है तो टाकामैन बोरेड फील करके कहती है अब मुझे ट्राई करने दो, पर जब वो मना करता है तो पानी में जंप कर जाती है और टाइम रिवाइंड करती है। इस बार वो अपनी अंडर्स खुद पहनती है और सीरो नोटिस करता है और बोलता है। टाकामैन इरिटेट होकर कहती है तुम इतने स्लो हो। सीरो अपोलाइज करता है और कहता है शायद ये ट्रिप तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा होगा, पर टाकामैन कामली कहती है नहीं ये इसलिए था क्योंकि तुमने इतनी मेहनत की है और मैं चाहती हूँ कि तुम रिलैक्स करो। तब सीरो फाइनली समझ जाता है कि उसके सब वर्ड एक्शन एक्चुअली उसके लिए केयर का तरीका था। वो स्माइल करते हुए उसका धन्यवाद करता है। थैंक यू टाकामैन, सब के लिए, पढ़ाई, मदद और इस वेकेशन के लिए भी। टाकामैन उसकी बात सुनकर थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। उसके होनेस्टी ने उसे कम्प्लीटली ऑफ गार्ड कर दिया था। थोड़ा ब्लश करते हुए वो फाइनली मान जाती है कि ट्रिप के बाकी टाइम वो उसकी बात मानेगी। कुछ दिन के बाद सीरो और टाकामैन को साथ में पढ़ाई करनी होती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एली से हो जाती है और बिना सोचे एली भी उनके साथ आ जाती है। अब तीनों मिलकर पढ़ने लगते हैं, लेकिन टाकामैन के चेहरे पर क्लियरली गुस्सा दिखाई दे रहा होता है, जबकि एली खुशी से पागल हो रही होती है क्योंकि वो टाकामैन के रूम में, और वो ये भी कह देती है कि उसका हमेशा से ड्रीम था उसके साथ पढ़ने का। टाकामैन और बर्दाश्त नहीं कर पाती और एली पर चिल्ला देती है। पूछती है कि वो अपने सीनियर लवर के साथ जाकर पढ़ाई क्यों नहीं करती। एली मुस्कुराकर कहती कि रियोर आजकल बहुत ही बिजी रहती है, इसलिए उसके पास खेलने के लिए कोई नहीं है। टाकामैन बहुत ही इरिटेट होते हुए कहती है कि अगर खेलना ही है तो जाकर प्लेग्राउंड में खेलो, पर एली बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। तभी सीरो को एली की पुरानी बात याद आती है, जहाँ उसने कहा था कि उसे लड़कियां पसंद है, और उसका डाउट कंफर्म हो जाता है जब एली कैजुअल तरीके से टाकामैन के एसेट्स को पोक करते हुए उसे एक सवाल पूछती है। ये देखकर टाकामैन तुरंत खड़ी हो जाती है और सीरो को कहती है कि जाकर कुछ ड्रिंक्स लेकर आओ। सीरो मना करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर होता है एली को उसके साथ अकेला छोड़ने का, लेकिन टाकामैन की एक तेज नजर को देखकर वो सीधा भाग जाता है। अब जब रूम में वो और सिर्फ टाकामैन ही बचे होते हैं, टाकामैन सीधा बोल देती है कि एली अब यहाँ से चली जाए, क्योंकि सीरो को पढ़ाना ऑलरेडी बहुत ही मुश्किल काम है और एक और इडियट संभालना इम्पॉसिबल है। एली बस हंसती है, लेकिन जाने से पहले वो कैजुअली पूछ लेती है क्या तुम और सीरो एक रिलेशनशिप में हो। टाकामैन से मना कर देती है, पर एली उसके झूठ को तुरंत समझ जाती है। एली थोड़ा टीज करते हुए कहती है कि सीरो से क्लोज होना मुश्किल है क्योंकि वो हिंट्स को समझता ही नहीं और किसी का भी पेशेंस खत्म कर देता है। ये बात टाकामैन के दिल को लगती है और वो क्वाइटली मान लेती है कि एली सही कह रही है। वो कहती है कि वो चाहे कितना भी ट्राई करे, उसका थिक हेडेड नेचर कभी भी समझता ही नहीं है। एली उसकी होनेस्टी सुनकर थोड़ी सी सरप्राइज होती है, पर टाकामैन तुरंत बात संभालते हुए कहती है कि वो अपनी फ्रेंड की बात कर रही थी। एली प्ले अलोंग करती है और पूछती है कि उसकी फ्रेंड ने क्या किया। टाकामैन सब कुछ बताने लगती है कि कैसे उसने कैट जैसा एक्ट किया, बाथरूम वाली स्टंट और हर छोटी छोटी खुशी जो कि उसने उस लड़के का ध्यान खींचने के लिए की थी। एली सब कुछ थोड़ा जेलस होकर सुनती है पर चुप रहती है। टाकामैन कहती है कि अगर कोई लड़का इतनी अमेजिंग लड़की से हिंट्स समझ ही नहीं पा रहा हो तो डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है उसमें। एली पूछती है क्या वो लड़का कभी कुछ रिटर्न में फील करता है। टाकामैन कुछ देर के लिए सोचती है और उसे याद आता है कि रात को जब वो लड़का उसकी फ्रेंड के घर चला गया था सिर्फ उसकी चिंता में, उसके साथ डेट प्लान किया था और उसके साथ एक ही कैंपस में पढ़ने के लिए हार्ड स्टडी कर रहा था। एली अंदर ही अंदर बहुत ही शौक हो जाती है क्योंकि टाकामैन क्लियरली अपने और सीरो के बारे में ही बात कर रही होती है, पर फिर भी मेरी फ्रेंड और वो लड़का कहकर छुपा रही होती है। टाकामैन उस लड़के को डिस्क्राइब करती है सिंपल, एवरेज और बहुत ही सिंसियर, जो कि हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है। एली अचानक खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अगर कोई लड़का उसके लिए इतना मेहनत करके पढ़ाई करे, उसके साथ फ्यूचर प्लान बनाए, तो वो सिंपल सी बात है, प्यार होता है। टाकामैन थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है क्योंकि उसने कभी अपनी बेवकूफी के बारे में खुद ही नहीं बोला, लेकिन एली कहती है कि ये बस उसका अंदाजा है। फिर वो मजाक में पूछती है कि क्या एली यहाँ पर सिर्फ उसे छेड़ने के लिए आई थी। एली माफी मांगती है पर कहती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। टाकामैन का प्रेजेंस लोगों को अट्रैक्ट करता है, आदमी हो या फिर औरत। टाकामैन थोड़ी सी मुस्कुराहट देती है और मजाक में कहती है चलो तुम चलकर छोड़ दो। फिर दोनों हंस पड़ते हैं। जब सीरो वापस आता है तो उसको थोड़ा अलग लगा कि टाकामैन ने एली को बाहर फेंक दिया होगा, लेकिन कमरे में अजीब सी आवाजें सुनकर उसकी क्यूरियोसिटी लगती है। अंदर से टाकामैन को एली को जेंटली समझाते हुए सुनता है और एली भी बहुत ही खुशी खुशी बोल रही होती है कि सब कुछ कितना सॉफ्ट है, दोनों का माहौल हल्का और मासूम सा होता है। सीरो का पेशेंस एक पल के लिए लिमिट तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर एली जोर से हिलेरियस आवाज निकालती है और सब समझ जाते हैं कि बस बच्चों की तरह मजाक चल रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का सीजन आ जाता है। स्कूल जाते हुए सीरो और टाकामैन बहुत ही खुश होते हैं कि अब उनकी यूनिफॉर्म गीली नहीं होगी। टाकामैन बोलती है कि बारिश उसके फेवर में काम कर रही है। ब्लेजर पहनकर वो अपना प्लोट प्रोटेक्टर इजिली छुपा लेती है, गर्मी में वो ऐसा नहीं कर पाती थी। सीरो को तब समझ
समझ में आता है कि जब भी वो ब्लेजर पहनकर चलती है तो अक्सर कुछ अलग ही स्टाइल होता है। और जब टाकामाइन उसकी तरफ देखती है तो पूछती है कि उसकी कहानी बोरिंग लग रही है क्या। सीरो तेजी से ना कर देता है और टाकामाइन डिसाइड करती है कि एक छोटा सा गेम खेलने का। वो कहती है कि सीरो पलट जाए। जब वो टाइम को रिवाइंड कर रही होती है उसको गैस करना होता है कि उसने कौन सा अंडरवेयर पीस को खो दिया। स्टेशन पहुंचने से पहले जीतने वाले विनर लूजर को ऑर्डर देगा। सीरो के लिए एक प्योर गैम्बलिंग जैसा लगता है। टाकामाइन टीज करते हुए कहती कि अपने डिजेनरेट डेकोर स्किल लगाओ, उसकी चलने की आवाज से पता लगाओ, लेकिन सीरो बोलता है कि वो कोई जादूगर नहीं है। टाकामाइन शर्त को बढ़ा देती है कि अगर वो जीतेगा तो वो स्विम सूट में पढ़ाने के लिए मजबूर करेगी, और अगर वो हार जाती है तो उसका प्लान है कि वो उसे रात भर हेडफोन में अपनी आवाजें सुनने पर मजबूर करेगी। सीरो की सांस बहुत ही थोड़ी हिल जाती है। सीरो धीरे से उसकी चाल को एनालाइज करने की कोशिश करता है। एक पूडल नजर लगाता है और उसे छुप कर देखने का ख्याल आता है, पर वो खुद को रोक लेता है। स्टेशन पर पहुंचकर टाकामाइन उससे पूछती है कि उसका आंसर क्या है। सीरो गैस करता है कि उसने टॉप खो दिया होगा, पर टाकामाइन हंसकर कहती है कि गलत, बॉटम गई है। और वो टीज करते हुए कहती है कि उसके पास खूब मौके थे पर सीरो ने कभी उनका इस्तेमाल ही नहीं किया। सीरो चुपचाप मानता है कि उसमें हिम्मत नहीं थी कि उसने कभी सीधा देखा ही नहीं। टाकामाइन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड से लगती है। वो कहती है कि काश सीरो सही में गैस कर लेता, उसने तो उसके लिए जानबूझकर उस पडल के पास भी गुजारना अलाउ किया था। ये सुनकर सीरो बहुत ही शौक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि टाकामाइन चाहती थी कि वो एक्चुअली जीत जाए। थोड़ी देर के बाद दोनों ट्रेन में होते हैं और स्कूल फेस्टिवल के बारे में बात करते रहते हैं। उनकी क्लास की सिंड्रेला प्ले कर रही होती है और टीचर जल्दी रोल असाइन करने वाले होते हैं। सीरो बस ये चाहता है कि कोई उसे इम्पोर्टेंट रोल ना मिले। टाकामाइन उसे याद दिलाती कि पिछले साल वो सिर्फ क्लास के साइन बोर्ड के पास खड़ा एक ह्यूमन स्टैंड इन था। सीरो बहुत ही एम्बेरस्ड हो जाता है और वो पूछते है कि उसे ये सब कैसे पता। टाकामाइन मुस्कुराते हुए कहती कि मुझे ये सब पता होता है। फिर वो डिक्लेयर करती है कि वो सिंड्रेला बनेगी और सीरो को भी एक रोल लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे क्लास में टाकामाइन सबके सामने खड़ी होती है और पूछती है कौन वॉलंटियर करेगा। सब स्टूडेंट्स एक साथ बोलकर उठते हैं कि वो भी सिंड्रेला बने। जब स्टाफ के रोल की बारी आती है तो साउंड क्रू के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाता। सीरो बस हेल्प करने के लिए वॉलंटियर करता है, लेकिन टाकामाइन तुरंत टाइम रिवाइंड करके उसका वॉलंटियर करना ब्लॉक कर देती है। वो उसे बहाना बनाकर फ्रंट डेस्क पर खींच लेती है। नाम लिखने में हेल्प चाहिए। सीरो समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद टाकामाइन थोड़ा सा झुकती है और अपना बॉडी थोड़ा उसके अगेंस्ट प्रेस करती है और डेस्क के ऊपर झुककर पूछती है, तो सुन, बनना चाहता है प्रिंस? सीरो का मुंह लाल हो जाता है और वो लिटरली हीट से गिरने वाला होता है। लेकिन क्लास में कोई नोटिस नहीं करता। कई लड़के हाथ उठाते हैं, पर जैसे सबके पॉपुलर लड़का सिया खड़ा होता है, बाकी सभी पीछे हट जाते हैं। टाकामाइन धीरे से सीरो के पास जाकर कहती है, सही मेरा सेकंड एंडियस करियर बन सकता है प्रिंस होने की वजह से, और वो मेरे करीब रहेगा और वो स्मार्ट भी है, मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता है। ये सुनकर सीरो के पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि साया टाकामाइन पर कंट्रोल रखे, इसलिए वो तुरंत भी प्रिंस के रोल के लिए साइन कर देता है। टाकामाइन उसके साइन करते ही खुश हो जाती है और उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन होती है, पर यह भी क्लियर होता है कि साया के होने से सीरो के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ गया होता है। जब वॉलंटियर होते हैं तो सीरो आसानी से साया से हार जाता है। वापिस जाते हुए सीरो उससे पूछता है, तुमने जो बोला था साया को सेकंड वॉरडोर करियर बनाने का, क्या वो सच था? टाकामाइन रुक कर पीछे मुड़ती है और कहती है, नहीं, वो बस एक ट्रिक थी, तुम्हें प्रिंस बनाने के लिए पुश करने का एक न्यू तरीका। फिर कैजुअल टोन में ऐड करती है, पर चलो तुम गार्ड बन सकती हो, स्टेज टाइम तो मिलेगा। चलती चलती वो ये भी कहती कि वो नहीं चाहती है कि सीरो बस बैक स्टेज में छुप कर रहे। अंदर से वो चाहती कि वो भी फेस्टिवल का मजा लें। जैसे जैसे फेस्टिवल पास आता है रिहर्सल्स डेली होने लगते हैं। फाइनल प्रेप डे पर जिन लोगों के पास रोल नहीं होता उन्हें बैक स्टेज ड्यूटी पर दी जाती है और टाकामाइन खुद सीरो को उसका नाम असाइन करती है, जिसे देखकर उसके क्रेजी फैन फिर से बज करने लग जाते हैं। सीरो को तब रियलाइज होता है कि आज तक टाकामाइन ने स्कूल में उसे कभी ओपनली बात नहीं की थी और आज जब कर रही है तो डेफिनेटली कुछ तो प्लान जरूर होगा। सीन पेंटिंग के वक्त सीरो के लाइट सेटअप गलत हो जाता है। उसका एक क्लासमेट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब टाइम नहीं है फिक्स करने का। साथ ही उसके बारे में कुछ लोग यूजलेस जैसे बातें करने लगते हैं। सिचुएशन बिगड़ने से पहले ही टाकामाइन तुरंत टाइम रिवाइंड कर देती है। इस बार वो खुद सीरो को बैकड्रॉप के पीछे खींच लेती है और उसे डांट लगाती है, लेकिन डांटते डांटते भी वो उसका काम देख रही होती है। उस वक्त सीरो उसकी अंडरगारमेंट्स पहनने में मदद कर रहा होता है और तभी कोई उसका नाम लेकर बुलाता है। टाकामाइन तुरंत अपना सर बाहर निकालती है, जबकि सीरो पूरा का पूरा टेंशन में होता है कि कोई गलती ना हो जाए। वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल टिकिंग बॉम्ब जैसा लग रहा होता है। एक छोटी सी गलती और सब कुछ एक्सपोज कर सकती है, पर टाकामाइन पूरी काम रहती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसका अंडरगारमेंट्स अभी आधा ही चढ़ा होता है। सीरो उसे वॉर्न करने वाला होता है कि पर तभी एक बोर्ड गिरता है और टाकामाइन एक स्पॉन्ज जम करके उसे पकड़ लेती है और उसी मोमेंट में वो अपनी क्लोथ भी एडजस्ट कर लेती है। सीरो उसकी टाइमिंग और कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत ही स्टंट रह जाता है, लेकिन वो बस इतना कह रहा होता है, वापस काम पे लगो। शाम तक पूरा सेट रेडी हो जाता है और रात
का चांद आसमान को चमक रहा होता है और टाकामाइन सबको शॉर्ट स्पीच देकर घर भेज देती है। बस शीरो को रोक लेती है। शीरो सोचता है कि अब तो फिर से डांट पड़ेगी, लेकिन टाकामाइन उसे टेरेस पर बुलाकर सिर्फ नाइट स्काई को एंजॉय करना चाहती है। वो कहती कि ये उनका आखिरी स्कूल फेस्टिवल है एग्जाम से पहले, और उसे हमेशा से फेस्टिवल से पहले वाली रात बहुत ही पसंद आई, खासकर इस बार जब उसका वार्डरोब करियर उसके साथ है। वो धीरे से कहती है काश हम फिर से फर्स्ट ईयर में मिल सकते हैं। शीरो समझ जाता है कि टाकामाइन ने उसे यहाँ पर सिर्फ खूबसूरत मोमेंट शेयर करने के लिए बुलाया है। वो वादा करता है कि वो कैंपस फेस्टिवल में भी उसके साथ रहेगा और कॉलेज तक उसका साथ नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर तक खामोशी छा जाती है। फिर टाकामाइन सॉफ्टली बोलती है कि उसे पहले सिंड्रेला पसंद नहीं थी। उसे वो आइडिया भी पसंद नहीं आया था जिसमें कोई छुप रहे हो और अपनी बातें दिल में दबा ले। उसके लिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि रियल लाइफ में कोई फेरी गॉड मदर नहीं होती। लेकिन अब वो सिंड्रेला के केस को समझ सकती है, वो फीलिंग जिसमें तुम्हें कुछ चाहिए पर तुम उसे पा नहीं सकते। ये कहती हुई वो एक स्टेप आगे बढ़ती है और शीरो का हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में कुछ कहने वाली बात होती है, पर तभी कोई छींक देती है। शीरो पूरी तरीके से क्लूलेस सिचुएशन को समझने की बजाय कह देता है तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था कि तुम घर जाना चाहती हो। उसके हाथ ठंडे होते हैं तो शीरो बिना सोचे समझे अपनी कोट उसके शोल्डर पर रख देता है। टाकामाइन कुछ नहीं कहती, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वॉक करने लगती है और दोनों एक साथ घर लौट जाते हैं। अगली सुबह स्कूल फेस्टिवल ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। पूरा कैंपस एक्साइटमेंट से भरा होता है। हर जगह म्यूजिक, लाइट्स और हंसी का माहौल होता है, लेकिन एक कोने में शीरो खड़ा होता है, पूरा का पूरा नर्वस। टाकामाइन उसे देखती है और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है। चलो दूसरी क्लास देखते हैं। टाकामाइन का सिर्फ एक ही ग्लियर है कि सबको फ्रीज कर देने के लिए काफी था, लेकिन उसका शीरो का हाथ पब्लिक में पकड़ना सिचुएशन को और भी खतरनाक बना देता है। उसके फैन क्लब के लड़की उस पर ऐसे डेडली स्ट्रेस मारते हैं जैसे आंखों से ही चीर देंगे, लेकिन टाकामाइन बिना डरे उसका हाथ पकड़कर उसे हॉन्टेड हाउस के अंदर खींच लेती है। अंदर जाते ही शीरो सोचता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए ताकि कोई गलत रूमर ना फैला दे, पर टाकामाइन के हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं। शीरो को तुरंत याद आता है कि उसे ठंडर से भी डर लगता है, तो वो सॉफ्टली कह देता है चलो बाहर चलते हैं, पर अपनी यूजुअल प्राइड के साथ टाकामाइन तुरंत डिनाई कर देती है और वो कहती है कि वो डर नहीं रही है। लेकिन जैसे ही एक गोश्त उनके सामने आता है वो जोर से चिल्लाती है और बिना टाइम वेस्ट किए वो टाइम को रिवाइंड कर देती है। फिर भी शीरो फिर से कामली कहता है चलो बाहर चलते हैं। टाकामाइन ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती है मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी तुम्हें रिलैक्स करने के लिए। लेकिन 1 मिनट के बाद ही दूसरा गोश्त आ जाता है। फिर से वही सीन होता है, चिल्लाना, रिवाइंड करना और फिर प्रिटेंड करना कि सब कुछ एक्टिंग थी। तीसरी बार वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही एक गोश्त उसके पैर को पकड़ लेता है वो एक स्पाइडर ऊपर गिरता है। वो पूरी तरीके से लॉस कर देती है और टाकामाइन शीरो से चिपक जाती है। उसके क्लोथ बिल्कुल मैसी हो जाते हैं और वो ऑलमोस्ट सब कुछ फ्लैश कर देती है। तभी 2 लड़कियां वहां से गुजरती है। सिचुएशन और भी ऑकवर्ड ना हो इसलिए शीरो तुरंत एक गोश्त बनकर एक्टिंग करता है ताकि उन लड़कियों को लगे कि सब कुछ हॉन्टेड हाउस का पार्ट है। वो उनके पास होने तक टाकामाइन को सील्ड करके रखता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं शीरो सॉरी बोलता है, समझाता है कि टाकामाइन ये सब सिर्फ उसका नर्वसनेस दूर करने के लिए था। टाकामाइन कैजुअली कहती है वो पैनिक थोड़ी कर रही थी, फिर थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलती है वैसे तुमने जो इम्प्रोसिव किया था ना गोश्त बनकर वो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा सा बेटर बन रहे हो। शीरो जानता है कि वो अपनी वीकनेस छुपा रही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलता। वापस क्लास में आते ही सबके चेहरे पर पैनिक होता है क्योंकि साया अब तक नहीं आया होता। तभी डोर खोलता है और साया अंदर आता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बिल्डिंग से गिरकर आया हो। सब बहुत ही शॉक्ड होते हैं, लेकिन वो कहता है कि छोटी सी एक्सीडेंट हो गई थी। पर अगले ही सेकंड वो ब्लड कफ करता है और पूरा क्लास पैनिक में आ जाता है। उसे तुरंत क्लिनिक भेज दिया जाता है। शीरो घबरा जाता है और टाकामाइन से कहता है टाइम रिवाइंड करो, लेकिन टाकामाइन बिल्कुल काम रहती है। वो कहती नहीं अब हमें प्रिंस बनना पड़ेगा। पूरा क्लास चुप हो जाता है। शीरो जानता है कि ये प्ले उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस था। बस 1 घंटे का टाइम बचा था और टाकामाइन कहती है हम कोई माइनर रोल कट कर देंगे। प्रिंस गार्ड के सिर्फ 2 ही डायलॉग होंगे और बस शीरो बन जाता है न्यू प्रिंस। बैक स्टेज पर वो अपनी लाइन को रिपीट करता है नर्वसनेस के साथ। उसने बस 2 बार रिहर्सल की होती है और बस अपनी मेन पॉइंट याद कर रहा होता है। स्टेज पर सीन स्टार्ट होता है। स्टेप मदर चाय पीती है और उसका टेस्ट पसंद नहीं आता और वो पूरी चाय सिंड्रेला के पास ड्रेस पर फेंक देती है। ऑडियंस गॉसिप कर रहे होते हैं और उस मोमेंट में टाकामाइन के ड्रेस के नीचे से ग्लिम्पिस मिल जाता है और सारी क्राउड चीयर करने लग जाती है। इवन एली जो कि यूजुअली टाकामाइन की सबसे बड़ी सपोर्टर थी, इस बार पूरे जेलसी से भर जाती है। क्लास के सब मेंबर्स बैक स्टेज खड़े होते हैं और स्टंट बाय स्टंट क्राउड रिएक्शन के साथ। और जैसे ही स्टेप मदर और उसकी सिस्टर स्टेज से निकलते हैं टाकामाइन अपना पार्ट स्टार्ट करती है। सिंड्रेला का स्लो फुल सॉन्ग एक ऐसी वॉइस के साथ जो कि सबको एक मोमेंट के लिए चुप कर
कर देती है। स्टेज पर फेरी गॉड मदर आती है, अपने मैजिक वैंड सिंड्रेला को ब्लेस करती है और कर्टन्स बंद हो जाते हैं। जब दोबारा खुलते हैं तो टाकामाइन एक खूबसूरत गाउन में ऐसी चमक रही होती है जैसे कोई रियल प्रिंसेस हो। सीरो का हार्ट फास्ट बीट कर रहा होता है क्योंकि अब उसकी एंट्री का टाइम आ गया था। उसका एक क्लासमेट उसके शोल्डर पर टैप करता है और कहता है ऑल द बेस्ट, तू कर लेगा यार। तभी टाकामाइन स्टेज के दूसरे कॉर्नर से उसे देखकर कहती है बस एंजॉय करना। उसकी ये सिंपल लाइन सीरो को दिल को टच कर जाती है। उसे रूफटॉप वाली बात याद आती है जब टाकामाइन ने कहा था बस फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहती है। ये याद आते ही सीरो एक डीप ब्रीथ लेता है और स्पॉटलाइट में स्टेप करता है। ऑडियंस की हजारों आंखों के बीच एक सेकंड के लिए वो फ्रीज हो जाता है। एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता और ये देखकर टाकामाइन तुरंत रिएक्ट करती है। वो उसके पास जाकर उसका हैंड पकड़ती है और उसका प्लॉट आर्मर रिमूव करती है और टाइम को रिवाइंड कर देती है उसकी एंट्री से कुछ सेकंड पहले तक। इस बार वो उसे ड्रेसिंग रूम में खींच ले जाती है और गुस्से में कहती है तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, ऑडियंस की परवाह मत करो, वैसे भी कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, सब मुझे ही देख रहे हैं, बस परफॉर्मेंस के दौरान मुझे देखो और किसी और के बारे में मत सोचो। उसकी वर्ड्स हार्श लगते हैं पर सीरो उनके अंदर छुपी सॉफ्टनेस भी फील करता है। ये टाकामाइन का अपना तरीका था उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। फिर वो दोबारा स्टेज पर आता है, इस बार कॉन्फिडेंस के साथ। उसका पहला वर्ड होता है क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, और टाकामाइन इलिजेंट स्माइल के साथ कहती है मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके साथ डांस करके। ये सिंपल मोमेंट सीरो के लिए एक छोटी सी जीत थी। लाइट्स थोड़ी देर के लिए डिम हो जाती है और टाकामाइन अपना सोलो सॉन्ग स्टार्ट करती है। उस वक्त सीरो रियलाइज करता है कि वो उसके बिल्कुल क्लोज खड़ा है, इतना क्लोज कि उसका फेस टाकामाइन के चेस्ट के पास आ जाता है। थोड़ा ऑकवर्ड होकर भी वो साइलेंटली उसका प्लॉट प्रोटेक्टर एडजस्ट कर देता है ताकि उसकी ड्रेस ठीक रहे। लाइट वापस से ऑन होती है और दोनों अपनी पोजीशन में आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। स्टोरी परफेक्ट फ्लो में चलती रहती है। प्ले के क्लाइमेक्स में प्रिंस यानी कि सीरो सिंड्रेला के घर आता है ग्लास स्लीपर टेस्ट करने के लिए, लेकिन तभी स्टेज के पीछे से साया दौड़ता हुआ आता है। उसके कपड़े थोड़े थोड़े मैसी और फेस पर गुस्सा। वो लाउड वॉइस में कहता है ये फेक है, इसने मेरा रोल चुरा लिया है जब मैं इंजर्ड था। सब बहुत ही शौक में आ जाते हैं, ये लाइन स्क्रिप्ट का पार्ट ही नहीं थी। टाकामाइन तुरंत एडजस्ट करने की कोशिश करती है लेकिन साया रुकता नहीं। वो सीरो की तरफ पॉइंटिंग करते हुए कहता है टाकामाइन तुम्हें इस गंदे इंसान को टच नहीं करना चाहिए, मैं पूरे हफ्ते से हैंड क्रीम यूज कर रहा था, मेरी स्किन सॉफ्ट है। ये सुनकर सीरो तुरंत समझ जाता है साया सिर्फ जेलस है, उसे टाकामाइन को टच करने का मौका चाहिए था। गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट उसके अंदर भर जाते हैं। वो अंदर ही अंदर सोचता है ये मेरा है, उसका रोल नहीं है, ये टाकामाइन का फेस्टिवल है और मैं इसे किसी के जेलस की वजह से खराब नहीं होने दूंगा। टाकामाइन की कहानी खत्म होने से पहले सीरो गुस्से में बोल पड़ता है कि हाँ शायद से मैं एक इम्पोस्टर हूँ पर मैं उसे कभी गिव अप नहीं करूंगा और साया जैसे सेल्फिश इंसान टाकामाइन जैसी लड़की के लायक कभी हो ही नहीं सकता। उसके दिल से निकले इन शब्दों ने पूरी ऑडियंस का दिल जीत लिया होता है। टाकामाइन खुद भी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो प्ले का असली हीरो बन चुका होता है। नरेटर हंसी भरे अंदाज में पूछता है अब बताओ सिंड्रेला किसको चूज करेगी, लेकिन सबके सामने टाकामाइन आगे बढ़कर सीरो को स्टेज पर ही किस कर लेती है। पूरा हॉल शोक में चिल्ला उठता है। टाकामाइन उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज के बाहर खींच लेती है और दोनों थिएटर से भाग निकलते हैं जैसे पूरी ऑडियंस ने हंगामा मचा दी हो। थोड़ी देर के बाद टाकामाइन के फ्रेंड्स उसे घेर कर पूछते हैं क्या तुमने सच में सीरो को किस किया, तो वो कैजुअल टोन में कहती है मैंने सिर्फ प्ले बचाने के लिए जो जरूरी था वो किया। फेस्टिवल के एंड में वो सीरो की तारीफ करती है, बोलती कि उसने कमाल की एक्टिंग किया, जबकि सीरो अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद से वो किस उसके ओबिएंट होने का रिवॉर्ड था। जब वो हिम्मत करके टाकामाइन से पूछता है तुमने मुझे किस क्यों किया, तो टाकामाइन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है मैं दोबारा करूंगी और करती रहूंगी जब तक तुम खुद रीजन नहीं समझ जाते। इससे सीरो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि शायद से टाकामाइन चाह रही होती यूनिवर्सिटी में उसका स्लेब बने रहे, पर टाकामाइन उसकी ये बात को गलत समझने पर फ्रस्ट्रेटेड होकर फिर से टाइम को रीसेट कर देती है। क्लोजिंग सेरेमनी में जाने से पहले वो सीरो से कहती है अच्छे से सोचना, जब तक तुम असली रीजन नहीं समझ जाते तब तक तुम मेरे बिलव्ड स्लेब ही रहोगे। और फिर जाने से पहले एक बार फिर सीरो टाकामाइन को उसके अंडीज पहनाता है, लेकिन इस बार वो खुद खुशी से करता है, मन में ये छोटी सी विश करके कि काश ये दोनों हमेशा ही ऐसे साथ रहें। इसी के साथ इस एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।